बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हफ्ते का पहला दिन है तो यकीनन आप लोगों ने कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ प्लान्स किए होंगे और नींद भी पूरी करके आए होंगे। लेकिन अगर जिन लोगों ने नींद नहीं पूरी की अपनी वीकेंड पर भी, जिस तरह से आम रूटीन में हम लोग देख रहे होते हैं कि नींद के जो आवर्स है वो हम कम कर लेते हैं और हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम वीकेंड पे नींद पूरी कर लेंगे। लेकिन जो लोग वीकेंड पे भी नींद पूरी नहीं कर सके उनके लिए एक बड़ी खतरनाक खबर भी है। और रिसर्च एक आई है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से, मतलब अमेरिका से ये रिसर्च सामने आई है। वहाँ पर रिसर्च हुई है, कहते हैं कि जी कि नींद की कमी के हवाले से बहुत सी रिसर्चेज हो चुकी हैं। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं ख़ुद से जानते हैं जी। डिप्रेशन का शिकार आप हो सकते हैं, हार्ट के मसाइल आपको पैदा हो सकते हैं, आप दिमागी तौर पर उतने जो है ना बिल्कुल ऐसे कि आप उतने तंदुरुस्त नहीं रहते हैं और आप अच्छे तरीके से अपने रोज़मर्रा के मामला जो हैं वो नहीं अदा कर पा रहे होते, उन पे काम कर, मोटापे का आप शिकार होते हैं। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ उन्होंने साथ कही, उन्होंने कहा कि ये चेक किया गया है इस रिसर्च के अंदर कि नींद का बाकायदा तौर पर ताल्लुक है आपकी चाल ढाल के साथ। मतलब जो आप वॉक कर रहे होते हैं, आपकी जो चाल है वो तब्दील हो जाती है बिल्कुल अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है और दिमाग को दुरुस्त तरीके से सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते हैं, जिसके बाद आपके कदम लड़खड़ा के भी हो सकते हैं कि जी कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो अगर आप देख रहे हैं कि जी कि किसी शख्स को मसला है लड़खड़ाने में, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है सिर्फ नींद की वजह से ही हो, बाकी फैक्टर्स शायद उतने असरअंदाज ना हो रहे हैं। और नौजवानों के अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि ये मसला हो सकता है कि उनकी चाल बिल्कुल बदल सकती है, कंधे झुक सकते हैं, चाल बदल सकती है, तो उससे कई मसले जन्म ले सकते हैं। बिल्कुल। अब नौजवानों पर जैसे समझा रिसर्च में कहा है कि उनके कंधे झुक सकते हैं या उनकी चाल ढाल भी ख़राब हो सकती है। तो इसमें बड़ा सोचने और समझने की बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लें और अब देखें कि आप लोग अपनी नींद क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। और ख़ास तौर पर अगर आपकी चाल ढाल तब्दील हो रही है उसमें तो, और यानी कि दिमाग को सिग्नल सही नहीं मिल रहे, तो इसका इट मीन्स कि आपकी हेल्थ किस कदर इफेक्ट हो रही है। अच्छा, बच्चों की रनिंग के हवाले से भी इस पे बात हुई है कि बच्चों के भागने का जो तरीका है या उनका स्टेमिना है वो मुतासिर हो जाता है। 9 से 12 घंटे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको लाजमी तौर पर सोना चाहिए और नौजवानों को 8 से 10 घंटे लाजमी तौर पर सोना चाहिए। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो बेस लाइन 6 घंटे है जी, उससे कम का तो कोई जवाब ही नहीं आप पेश कर सकते जी कि 6 घंटे से कम हम क्यों जो है सोते हैं। लेकिन 6 घंटे भी आप नींद भी होनी बहुत ज़्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली, रात की नींद, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा माहिर ग़िज़ाइयत वगैरह या जितने भी हम लोग बात कर रहे होते हैं, मेडिकल जो कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं आपकी, वो हमें यही कह रहे होते हैं कि रात की नींद बेशक आप 6 घंटे ही बेस लाइन जो है वो उसमें लें, लेकिन आप रात की नींद लें तो क्योंकि उसमें रात में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अल्लाह ताला ने उनका जो है ना वो आवर्स के हिसाब से मुतय्यन किया होता है कि इस टाइम पे ये हार्मोन जो है वो जनरेट होगा और उससे आपकी जो सेहत है उसके ऊपर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। लेकिन जब वो नहीं कर रहे होते फॉलो अप तो आपकी सेहत जो है वो डाउन होती चली जा रही है। ये चाल से मुताल्लिक एक रिसर्च सामने आई है कि आप अपनी चाल को कैसे बेहतर बना सकते हैं जी। नींद पूरी करें, हो सकता है कि अगर किसी शख्स की चाल ठीक नहीं है तो वो भी बेहतर होना शुरू हो जाए नींद के साथ साथ। हमने बात करनी है, बड़ा अहम मामला है हमारे नज़दीक, तो बहुत अहम मामला है ये कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आती है और उसमें एक शख्स हैं जो पोस्ट कर देते हैं, तस्वीर उसमें लगाते हैं और वो तस्वीर जो है वो बाबर आज़म की फ़ैमिली की होती है। और वो जब उस पर लिखते हैं एक तवील सी हम कह लें कि एक नसर लिखी जाती है उसके ऊपर के बाबर आज़म के जो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं उनके हवाले से, उनकी फ़ैमिली के हवाले से कि जी कि मैं कुछ चीज़ें खोलना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। वो ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा था और फिर हमने उस शख्स की वीडियो भी देखी थी रोते हुए जो कि बाबर आज़म के वालिद साहब हैं, उन्होंने ये लिखा कि जिस वक्त ये मैच हो रहा था उस वक्त बाबर आज़म की वालिदा वेंटिलेटर पर थी, उनकी सर्जरी हुई थी और उसके बाद वो अस्पताल में दाखिल थी और मुझे होना तो वहाँ पर चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए था कि बाबर को हौसला देने वाला
कोई तो मौजूद अच्छा, हो, तो हमजा मैं बाबर बिल्कुल के साथ उन्होंने ये कहा था कि जैसे कि उनकी वालिदा ने कहा था कि बाबर को जो है हौसला देने के लिए आप वहाँ जाएं, स्टेडियम में खुद जाएं और जाकर उसको हौसला दें, मतलब उन्होंने अपनी भी फिक्र नहीं की थी। और उस टाइम मतलब सिचुएशन ये थी कि बाबर आजम और जिस तरह से इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे थे, क्या शानदार और क्या ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली थी। और यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए अपने हीरोज़ को, उनको बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अब हम तनकीद कर रहे होते हैं। थोड़ा सा ये करते हैं कि सिचुएशन को बदल देते हैं। अगर पाकिस्तान भारत से हार गया होता तो क्या कोई अंडरस्टैंड करता कि पता नहीं हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी फैमिलीज में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं दिमागी तौर पर। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी अगर हम कहेंगे जी कि आपकी जॉब है, आप अपनी जॉब बेहतर तरीके से करते हैं, लेकिन आप अपने आप को उस जगह पर रखें कि आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं अगर थोड़ा सा भी आपके घर में कोई मसला हो तो। ये तो पॉजिटिव था सब कुछ। तो जिस वक्त ये पोस्ट आ गई तो उसके बाद बाबर आजम को बहुत ज़्यादा सराहा गया, उनकी तारीफ भी की गई। लेकिन जब हालात कुछ मुख्तलिफ हों, क्या तब हम ये बात अंडरस्टैंड करते हैं? नहीं करते हैं। इससे बाबर आजम के अलावा भी हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में क्या सबक मिलता है कि हम दूसरे की पोजीशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करते हैं, या हम सिर्फ उसी ऐनक से देखते रहते हैं जिससे हमें नज़र आ रहा होता है उसके जो कर्ब हैं, उसके जो अगले शख्स के मसाइल हैं, ना हम वो देख पाते हैं ना ही हम उनको समझ पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझना है, जिस पे आज बात भी होनी है। बिल्कुल, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम देखें कि बाबर आजम की अगर हम बात करें, वो अपने बेहतरीन खेल की वजह से पूरी दुनिया में क्या पूरी कौम के दिल जो है वो जीत चुके हैं। मगर वतन से वालेहाना मोहब्बत के बाइस भी बाबर आजम जो है लोगों के दिलों में बसने लगे हैं। और पूरी कौम जो है T20 वर्ल्ड कप के तीनों मैचेस में ग्रीन शर्ट्स की शानदार कामयाबियों का जश्न भी मना रही है। मगर किसी को भी खबर नहीं थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, किस कर्ब से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनकी वालिदा मतलब हॉस्पिटलाइज थी। एक सिचुएशन ऐसी हो अगर मतलब वो इंसान कैसे परफॉर्म हम कहते हैं कि कर सकता है सही तरीके से, बेहतर तरीके से, लेकिन बाबर आजम ने परफॉर्म करके दिखाया और वाकई में उन्होंने दिल में जगह बनाई है पाकिस्तानियों के, ना सिर्फ बल्कि दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तानी मुकीम हैं उन सब। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने दूसरी मतलब के जो इसका रुख है उस पर बात करनी है कि अगर सिचुएशन और होती, नतीजे और होते, तो फिर क्या हम ये बातें अंडरस्टैंड कर रहे होते? हमारे रवैये क्या होते? क्या हम दूसरे के हालात को समझ सकते हैं, अपने आप को दूसरे की जगह पे रख सकते हैं? इतनी जुर्रत हम कर सकते हैं, इतनी हमारे अंदर हिम्मत है? इतना देखा जाए तो क्या हम समझते हैं कि यार अगर हमारे साथ मसला होता है तो दूसरे के साथ भी मसला हो सकता है? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। ये जो पूरी एक एपिसोड है, ये पूरा एक वाक़या हमारे सामने आया, अच्छा पॉजिटिव हालात थे इसलिए हमने इसको पॉजिटिवली ही लिया है, लेकिन इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, आपने तो उसका एक दूसरा पहलू बताया है ना। मुझे तो सीखने से इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये नजर आई है कि एक साइंटिफिक फैक्ट है कि 7 साल की उम्र के अंदर अगर हम वालदैन के साथ बच्चों के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हों और वालदैन बच्चों के पसंदीदा शख्सियत हों, तो बच्चों के रोल मॉडल डिटरमिन करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। मैं दूसरी बात की तरफ भी जिक्र करता हूं, मगर मेरे नजदीक ये बात बहुत अहम है। हमें साइंसी स्टडी ने और जो पेरेंटिंग के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बात बताई है कि जब बच्चे की उम्र 8-9 साल तक होती है, उस पीरियड के अंदर बच्चे के आइडियल उसके माँ बाप होते हैं। बच्चे को ये लगता है कि दुनिया में सबसे कीमती, सबसे अहम जो शख्सियात हैं वो मेरी अम्मी और मेरे अब्बू हैं। इस दौरान में अगर बच्चे के साथ माँ बाप का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो बच्चे के पसंदीदा शख्सियात हो जाएं, तो बच्चे को अपना हीरो, अपना रोल मॉडल डिटरमिन करने में आसानी होती है और वो सारी जिंदगी यही करता रहता है। और बाबर आजम के बारे में एक तस्वीर भी आई है जिनके उनके वालिद साहब ने मोटरसाइकिल पे उनको बिठाया हुआ था। और ये देखिए, ये बात हम सब के लिए सबक है। अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादती करते हैं जब 7-8 साल के अंदर वालदैन इस किस्म की हरकतें, सॉरी मैं हरकतों का लफ्ज बोल रहा हूँ, करना शुरू कर देते हैं जिससे वो तरबियत के नाम पर बच्चों के पसंदीदा नहीं रहते। मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ, बच्चों के अंदर रिस्पेक्ट करने का सेंटर डेवलप नहीं हुआ होता। बच्चे को ये लफ्ज कि मैं किसी की रिस्पेक्ट करूं, बड़े की रिस्पेक्ट करूं, ये बात 11 साल से पहले समझ में नहीं आ सकती। बच्चे के अंदर सिर्फ एक सेंटर होता है कि क्या मुझे पसंद है, क्या मुझे नहीं पसंद, मैं किससे मोहब्बत करूं, मैं किससे नहीं मोहब्बत करूं। अज़ा वालदैन के जिम्मे ये बात है कि 10 से 11 साल की उम्र तक बच्चे को सजा, जजा, मारपीट, डांट डपट बिल्कुल नहीं करें।
इस दौरान के अंदर बच्चे के अंदर सजा, वैल्यू सिस्टम, सही गलत का इसके समझने का सेंटर ही डेवलप नहीं हुआ होता। मेरा ख्याल कि बाबर आजम के वालिद के साथ उसके रिलेशनशिप की हिस्ट्री में ये समझ में आता है कि 7-8 साल की उम्र तक उन्होंने अपने बच्चे के पसंदीदा शख्स बनने के लिए हर वो काम किया जिसके नतीजे में बाबर आजम ने एक रोल मॉडल और आइडियल बनाया और इस मकाम पर पहुंचे। जहां तक दूसरी बात है, देखिए ये हमारा ना एक इज्तिमाई रवैया है, ये हमारे यहाँ नहीं, ये हर जगह पर ही होता है। हमारे पड़ोसी मुल्क में तो इससे भी बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा ना कि जब वो हारते हैं, जैसे आजकल उनके ऊपर ये बुरा वक्त आया हुआ है, तो उन्होंने अपनी चीजें जलानी शुरू कर दी, उन्होंने टीवी तोड़ने शुरू कर दिए, और फिर उनको जब ये मौका मिला कि वो मोहम्मद शामी, चूंकि वो मुसलमान थे, तो उसको एक हवाला बनाकर उसको एक मजहबी रंग भी दे दें, तो ये हमारे और ये जो है ना टॉलरेट ना करना, ये हमारे यहाँ ज्यादा इसलिए है कि हम सारे के सारे मिमिक करते हैं, हम सारे के सारे नकल करते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर टॉलरेट ना करना हमें बाकायदा एज एन इंस्टीट्यूशन सिखाया जाता है। हमारे बड़े भी ऐसे करते हैं, हमारी माएं, हमारे बाप ये भी नहीं करते। हमारी माँ भी जो है वो अपनी सास को और अपनी नंद को टॉलरेट नहीं करती। इसी तरीके से जब हमारे जो लीडर हैं वो भी एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते। जब आप एक नवाज शरीफ की पार्टी का बंदा, इमरान खान की पार्टी का बंदा, पीपल्स पार्टी की पार्टी बंदा, तीनों बिठा देते हैं, वो तीनों एक तीसरे को टॉलरेट बिल्कुल नहीं करते, और वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मेरा लीडर जो है वो जुनैद बगदादी है और बाकी सारे के सारे जो है वो माज़अल्लाह बिल्कुल, यानी वो ये प्रिज्यूम ही नहीं कर सकते कि दूसरे लीडर में कोई एक भी खूबी हो सकती है। अच्छा रुकिए, मजहबी जितने भी हमारे फिरके हैं, ये सारे के सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं एक दूसरे को टॉलरेट ही नहीं करते। मतलब है मुसलमान होने के लिए किसी ना किसी फिरके के रेफरेंस से मुसलमान होना है, तो ये जो टॉलरेट ना करना है और ये सोचना है कि दूसरा जो मेरे सामने खड़ा है इसके अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं हो सकती, इसलिए ये सारी की सारी हमारी तरबियत हुई हुई है। ठीक। और इस तरबियत के जिम्मेदार ये सारे लोग हैं। बिल्कुल ऐसे, लेकिन प्रोफेसर जैसा आप कह रहे हैं कि टॉलरेट नहीं हम करते एक से तीसरे बंदे को, एक से दूसरे बंदे को, तो ये टॉलरेंस किस तरह से अपने अंदर लेके आई जाए कि हम टॉलरेंस कर सके, या बच्चों को किस तरह से स्टार्टिंग से ही उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो बड़े होकर वो एक दूसरे को टॉलरेट कर सके, कम से कम एक दूसरे की बात को टॉलरेट कर सके। बच्चों की तरबियत का तो मसला ही नहीं है, मसला तो बड़ों की तरबियत का है। बच्चे तो प्रोडक्ट हैं आपका। ये जो हमारे ज़हन में एक बात आ गई ना, हम अपने बच्चों को अच्छा बच्चा कैसे बनाएं, हम अपने बच्चों को अच्छा बच्चा कैसे बना सकते हैं जबकि हम बड़े अच्छे नहीं हैं। देखिए ये बच्चे हमें नजर आ रहे हैं ना, जो हमें अच्छे बच्चे नहीं नजर आ रहे हैं, ये इसलिए नजर है कि पिछले 30-40 साल में हम बड़े अच्छे नहीं। तो अगर आपने अच्छे बच्चे बनाने हैं तो वो तमाम लोग जो पोटेंशियल वालिदैन बनने वाले हैं उनकी तरबियत कीजिए, उनको साइंस समझाइए, उनको ये समझाइए कि टॉलरेंट कैसे सिखाना है। ये जो बच्चे हमने टॉलरेंट बना दिए हैं, इनको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये तो माशरे में जो कुछ फसाद मचाएंगे, आपके सामने फसाद मचा रहे हैं। तो ये तो आपने एक दीवार बनानी थी, उस दीवार के नीचे की जो बुनियाद की ईंटें रखनी थी वो आपने 2 ईंटें टेढ़ी रखी हुई है। अब जब 3 मंजिला इमारत बन गई, आप कहते हैं ये पीसा का मीनार क्यों बन गया, ये टेढ़ी दीवार क्यों बन गई है। अब क्या करें, टेढ़ी आपने बुनियादी गलत रखी है। तो मुझे बताइए, जो बच्चे उस मिजाज के अंदर डेवलप हुए हैं कि घर के अंदर कोई टॉलरेट नहीं करता था, स्कूलों के अंदर लॉबियां बनी हुई थी, कोई टॉलरेट नहीं करता था, जिस दफ्तर में काम करते थे वहां लॉबियां बनी हुई थी, जो हम मजहबी रहनुमा है उनकी लॉबियां बनी हुई हैं, जो सरकार है उनकी लॉबियां बनी हुई हैं। ऐसे आप एक बच्चे को कह रहे हैं कि ये बच्चे को क्या सिखाएं कि वो सीधा बन जाए। अब हम बात कर सकते हैं मुस्तकबिल के बारे में, और ये शोर बहुत अरसे से बहुत सारे लोग मचा रहे हैं। मैं भी अब ये सोचता हूँ कि ये बात मैं हर घर में जाके बता सकूं, हर स्कूल में और मैं तो ये जो बड़ी उम्र के लोग हैं ना, मुझे ये तो कंक्रीट हैं, ये तो पत्थर की, इनको नहीं मोल्ड किया जा सकता। ये गुंदा हुआ आटा है ना, जिसको आप मोल्ड कर सकते हैं। ये हैं हमारे स्कूलों के बच्चे, हमारे कॉलेजेस के बच्चे, इनके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, इनको बताना चाहिए भाई जो बड़ी गलतियां हो गई हैं, आपने आने वाली नस्ल को टॉलरेंस सिखानी है, और उसकी एक पूरी साइंस है। टॉलरेंस सिखाने के लिए आपको ये थोड़ी कि आपके घर में बच्चा पैदा हो गया, आपने जिस तरह एक रैंडम तरीके से वो पल रहा है, वो पढ़ना शुरू हो गया तो वो एक टॉलरेंट इंसान बन जाएगा। आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी।
आप एक बिल्ली का बच्चा घर ले आए तो उसको खाने के लिए कि उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग क्या है और उसने हर जगह आप खाना नहीं करना और खाना किस वक्त खाना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो इंसान को सिखाना थोड़ी होगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो एक और चीज़ है कि शायद हमारे माशरे का ये हिस्सा है और इसमें आप बताइएगा कि मुख्तलिफ अनासर क्या हो सकते हैं, हम दूसरे की सिचुएशन को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते हैं। इस वीडियो से हम एक और चीज़ भी सीखते हैं कि हमें नहीं पता होता कि अगला किस प्रोसेस से गुजर रहा है, उसकी इस वक्त दिमागी हालत क्या है, इस वक्त उसके घर के अंदर क्या मसाइल चल रहे हैं, उसके जेब के हालात कैसे हैं, उसके पेट के हालात कैसे हैं। हम जजमेंटल हो जाते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं और फिर हमें यह लगता है चूंकि शायद हम लेम एक्सक्यूजेस पेश कर रहे होते हैं तो हर शख्स लेम एक्सक्यूजेस पेश कर रहा होता है। खास मतलब हम दफातर की आपने बात की, दफातर में देख लें एक शख्स ने छुट्टी मांगनी हो तो सारों की नज़रें उस पर होती हैं, भाई ये तो झूठ बोल रहा है, इसको कोई ऐसा मसला नहीं है, हम दादे नानियाँ नाने सारे मारने के लिए तैयार होते हैं, छुट्टियां लेने के लिए भी। ये सारी एक सिचुएशन है, ये क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे हम दूसरे को डॉज कर रहे होते अगला भी हमें डॉज कर रहा है। इसका भी कोई हल है? हल से पहले हमें उसकी वजह ढूंढने की जरूरत है। जी और उसकी वजह ये है कि मिन हौसल कौम हमारी तरबियत सही नहीं हुई। देखिए ना, अब जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो आके एक बात ये कहते हैं कि वहां कोई झूठ नहीं बोलता। बच्चे अगर आप किसी को ये कहें कि यू आर अ लॉयर तो वो इससे बड़ी वो गाली कोई नहीं समझता जी। ये एक इंसान की मिजाज होता है, एक खानदान का मिजाज होता है, एक पूरे मुआशरे का मिजाज होता है। पूरे मुआशरे के वहां भी क्रिमिनल होंगे, वहां भी झूठ बोलने वाले होंगे, लेकिन जो इज्तिमाई मिजाज है उसके अंदर झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हमारे यहाँ देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि हम टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम जो ये इसलिए कर रहे हैं कि हमने पिछले 60 सालों के अंदर अपने मुल्क की मुआशरे की वैल्यू सिस्टम पर कोई मेहनत नहीं की हुई। हम एक बना दी है जिसके पास पैसा या पैसे से खरीदे जाने वाली चीजें ज्यादा हैं, वो बड़ा है। अच्छा, अगर हम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम बेवकूफ हैं, हमने आंखें बंद की हुई हैं, रोशनी होने के बावजूद हम कह रहे हैं। आप खुद मुझे बताइए, क्या हमारे माशरे में वो बंदा जो बड़ी गाड़ी पे आया वो बड़ा है, या वो आदमी जो इल्म का माहिर है वो बड़ा है? क्या हमारे माशरे जिसके पास बड़ा ओहदा है वो बड़ा है, या वो जिसके पास हमारे को रिलीजियस इल्म है और उस इल्म की बुनियाद पर उसकी जिंदगी बदली हुई? हमारे म्यार गलत है, क्या एक बाखलाक है, या दयानतदार है, या सच्चा है, वो बड़ा है। हमने अपने बच्चों को शुरू से, आप देखिए, इसको एक फिनोमेना कहते हैं, इसे कहते हैं डाइनिंग टेबल फिनोमेना। ये लफ्ज आप देखेंगे तो मिल जाएगा। हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर क्या बातें होती हैं? अगर हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर बातें ही उन लोगों की हो रही हैं जो मीडिया के बड़े लोग हैं, जो फिल्म के बड़े लोग हैं, जो पैसे के हिसाब से बड़े हैं, जो मॉडल बड़े हैं, अम्मी भी वही बात कर रही हैं, अब्बू भी वही बात कर रहे हैं, हर जगह भी वही, तो बच्चों के आइडियल वो बनेंगे, लिहाजा उनके आइडियल वो लोग होंगे। अगर हमारे घरों के अंदर उसवाए नबी पर बात हो रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी की बात हो रही है, हमारे किस घर में पिछले 6 महीने में कायदे आजम की स्टोरी सुनाई गई है बच्चों को, खान की कहानी बताई गई है, खालिद के बारे में बात की गई है, अल्लामा इकबाल के बारे में बात की गई है, अब्दुस्तार ईदी के बारे में बात की गई है, फिल्म एक्टरों के बारे में, और जो टिकटॉक के एक्सपर्ट हैं उनके बारे में हर रोज घर के अंदर बात हो रही है। तो जब आप बुनियाद ही ये रख देंगे, पूरी आप खेत के अंदर आप कांटेदार फसलों के बीज डाल देंगे और उनको रोज पानी देंगे, और फिर कहेंगे यहाँ गुलाब क्यों नहीं उगते, फिर आप कहेंगे कि यहाँ चमेली के फूल तो नहीं हो। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ, अब मेरी आपसे बहुत दफा बात होती है और मैं हमेशा बहुत ही धीमे लहजे में बात करता हूँ। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सख्त लहजे में ये बात सब दोस्तों को बता सकूं जो सुन रहे हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त नेशनल इमरजेंसी है, हमारे यहाँ एक क्राइसिस की सिचुएशन है। अगर हमने अपने उन लोगों को जिनके यहाँ बच्चे पैदा होंगे इंशाल्लाह, जो पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, उनकी तरबियत न की, मैंने ये बात खान साहब से भी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी, ये रहमतुल्लाह आलमीन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया था। मैंने उनसे ये बात बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में कही थी, और शफकत महमूद साहब भी वहाँ तशरीफ रखते थे। मैंने कहा प्लीज पेरेंटिंग को एक कोर्स के तौर पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में दाखिल किया जाए, और वो इस तरह नहीं जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री दाखिल है कि आप 3 कानून सीख लिया और फलान के इम्तिहान ले लिया। इस तरीके से सीखा जाए कि ये हमारी सेकंड नेचर बन जाए। इसके लिए कीजिए, एक्सपर्ट्स को पकड़ के बताइए
अदरवाइज हमारी एज अ नेशन हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमारे दरमियान मुआशरे के अंदर जो ग्लू है, जिस ग्लू की बुनियाद पर मुझे आपकी इज्जत, आपकी जान और माल उतनी ही अजीज हो जितनी मुझे अपनी इज्जत और जान, वो ग्लू और कनेक्शन मेरे और आपके दरमियान खत्म हो रहा है। और उसको दोबारा से थिक करने के लिए हमें बहुत साइंटिफिकली अपने बच्चों के तरबियत के निजाम के ऊपर हुकूमती सतह पर, इंफरादी सतह पर मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पास से आप बात कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और तरबियत करना बड़ा अहम पहलू है। अगर देखें, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पोटेंशियल पेरेंट्स का उन्होंने जिक्र किया है प्रोफेसर साहब ने, कि अगर उनको पता ही नहीं है और वो अपनी बुनियाद दुरुस्त नहीं है तो अगली नस्ल की बुनियाद कैसे दुरुस्त हो सकती है? बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले अपनी बुनियाद आप ठीक करें ताकि अगली नस्ल जो है उसकी बुनियाद खुद ब खुद आपको देखते हुए ही बेहतरी की तरफ जाएगी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पेरेंट्स अगर अच्छे कर रहे होंगे काम तो बच्चे भी फिर अच्छे होंगे, ऐसे बच्चे अच्छे नहीं बनाए जा सकते। हाँ जी, और बराहे करम दूसरों को जज करना छोड़ दें, हालात देखें, और आपके अगर हीरोज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो एक पहलू है, चले उनको अंडरस्टैंड तो करें कि उनके एक छोटी सी वैसे एग्जांपल के तौर पर ये स्टोरी थी कि एग्जांपल हमने वो उस वीडियो को लिया कि अगर ये सारी चीज़ें मतलब वैसे तो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही थी, लेकिन अगर उसमें पॉजिटिविटी थोड़ी सी भी ना होती या हम मैच हार जाते खुदा ना खासा, तो फिर हमारे रवैये ये सोचें कि अगर ये मैच पाकिस्तान भारत से और न्यूजीलैंड से हार गया होता, फिर बाबर आजम के वालिद साहब की ये पोस्ट आ रही होती, तो फिर हम लोग क्या रिएक्ट कर रहे होते? हम तो शायद ये कह रहे होते कि अब ये बहाने बना रहे हैं, अपने बेटे को बचाने की कोशिश करें। ये हमारा उमूमी रवैया है और ये आम लोगों के बारे में। अब बाबर आजम से तो हमारी शायद कितने पाकिस्तानी हैं, कभी बात ही नहीं आपकी हो सकेगी, हमारी बात ही नहीं हो सकेगी। जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारा मैसेज ये है कि उनको जज करना छोड़ दें, उनके मसाइल को समझने की कोशिश करें कि शायद जो वो मसला आपको बता रहे हैं तो वो दुरुस्त होगा, और अगर वो नहीं बता रहे तो शायद उनको कोई प्रॉब्लम होगा। उसको आपकी जिम्मेदारी है कि समझें उसके बिहेवियर में कुछ तब्दीली है तो उसके पीछे की वजह हो सकती है। अपने भी रवैयों को तब्दील करने की कोशिश करें, जो कि होना भी चाहिए। खैर, हम अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि मुल्क में इस वक्त जो डेंगू की अगर हम बात करें तो उसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ख़ासतौर पर अगर हम डेथ रेट की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, जबकि अस्पतालों की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस टाइम। हाँ जी, शहर कायद की पहले बात कर लें तो, और सिंध भर की बात कर लें, डेंगू केसेस में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि एहतियात ना की गई तो ये भी वायरस जो है इस वक्त वो वबाई मरज़ की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 6,500 से ज़ायद हो चुकी है। बिल्कुल, अगर हम लाहौर की बात करें तो वहाँ पर डेंगू के मजीद 2 मरीज़ जो हैं वो वहाँ पर कहा गया कि दम तोड़ गए हैं, जबकि सूबे भर के अस्पतालों में 2400 से ज़्यादा मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं इस वक्त, और पंजाब में मजीद 552 मरीज़ रिपोर्ट भी हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तो वहाँ पर भी एक जो डेथ है वो रिपोर्ट हुई है, जिससे डेंगू से मजमूई अमवात की तादाद अब 13 हो गई है। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर जवाद असगर राना साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि डेंगू की जो लहर आई इस दफ़ा, ये खांसी जो थी शिद्दत से आई, और अभी भी कुछ हालात बेहतर नहीं हैं। आप क्या देख रहे हैं कि क्या कुछ तब्दीली आ रही है? जिस तरह से टेम्परेचर भी नीचे जा रहा है, ख़ास तौर पे हम वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो वहाँ पर रातें तो बहुत ठंडी हो गई हैं, उससे भी फ़र्क पड़ा है या अभी हमें मज़ीद कंट्रोल करने की इसको ज़रूरत है? जी बहुत शुक्रिया और वालेकुम सलाम। देखिए, ये जो नवंबर का महीना अब शुरू हुआ है, ये क्योंकि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं या इवन इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, यहाँ पे सर्दी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो ये मच्छर के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। सर्वाइव तो वो करता है इस टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि वो 25 से लेके 32 तक तो बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि काटता है और सर्वाइव करता है। जब 25 से कम हो जाता है, 15 तक टेम्परेचर आता है, रात को हो जाए किसी वक्त, तो उसके वो सर्वाइव तो करता है लेकिन उसके लिए जरा मुश्किल हो जाता है, स्लो हो जाता है। लेकिन वो जब 15 से गिरता है हमारा टेम्परेचर, उस वक्त वो समझिए कि मच्छर खत्म होता है और वो ये डेंगू का जोर टूटता है। तो वो जो हमारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होने शुरू हो गए हैं रात को, वहाँ पे हमें इसका रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो शहर है हमारे लाहौर है या कराची है, जहाँ पे टेम्परेचर अभी इस तरह इतना ड्रॉप नहीं हो रहा, वहाँ अभी हमें थोड़े चंद हफ्ते मजीद हमें डेंगू का मुकाबला करना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ने लाहौर की बात की, अगर लाहौर में हम देखें तो डेंगू के अभी भी हम देख रहे हैं कि सैकड़ों मरीज रोजाना की बुनियादों पर आ रहे हैं। क्या हमने कमी कहाँ पे कोताही कर दी है कि डेंगू के जो मतलब मरीज हैं या उसकी जो तादाद है पेशेंट्स की, वो कम नहीं हो पा रही है, और कहाँ पर हमने जो है इसको काबू पाने में नाकामी की है?
देखिए, डेंगू का जो कंट्रोल हमने करना होता है वो वक्त से पहले करना होता है, वो बिल्कुल। इसके सीजन आने से पहले करना होता है। तो जब वो और मेरा ख्याल है उसमें कुछ कमियां रह गई हैं इस साल, और जब केसेस बढ़ गए हैं तब भी हमें थोड़ा सा, हम बहुत सारा काम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो होता एटलीस्ट मुझे नजर नहीं आया। हो सकता है हो रहा हो, लेकिन डेंगू पे जिस तरह पिछले सालों में फोकस होता था गवर्नमेंट का, स्पेशली लाहौर के अंदर, वो इस साल मुझे नजर नहीं आया। तो ये एक लेसन भी है हमारे लिए कि ये ना समझिए कि पिछले साल कम आए थे डेंगू के केस, तो इस साल भी कम आएंगे। इसका वैसे भी तकरीबन 2 साल 3 साल के बाद ये अपना जोरदार तरीके के साथ डेंगू आता है। तो हमारे लिए ये जरूरी होता है गवर्नमेंट लेवल पे कि हम इंश्योर करें कि जो इसको कंट्रोल करने के स्टेप्स 6 महीने पहले 4 महीने पहले लेने होते हैं वो हम बाकायदगी के साथ ले रहे हैं, फुली फोर्स के साथ ले रही हैं, नहीं तो ये हर साल सर उठाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ये भी जवाब पेश किया जा रहा था कि इस दफ़ा स्प्रे इसलिए भी वैसे नहीं किए गए क्योंकि स्प्रे से बहरहाल कुछ सांस की जो है तकलीफ हो सकती है जब स्प्रे किया जा रहा था, तो कोविड भी था, तो ये फैसला किया गया कि हम टारगेट करेंगे कि किन इलाकों में जाके सिर्फ स्प्रे करना है ताकि सारी जगहों पर ना किया जाए। वैसे ही सांस के मसाइल कोविड के अंदर हो रहे होते हैं, ये जवाब दुरुस्त है? नहीं, मेरा ख्याल से ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसका जो स्प्रे है जो ज्यादा इफेक्टिव है घरों के अंदर हम करते हैं, और जब घरों के अंदर आप करते हैं तो आप जाहिर है घर वाले आउटडोर आ जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप 2-3 घंटे तक अंदर ना जाएं। तो ये कहना कि जी कि इस कोविड की वजह से हम स्प्रे नहीं कर सके, वो मेरे नजदीक कोई अच्छा एक्सक्यूज नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हमारी तवज्जो कोविड पे थी, हमारे रिसोर्सेज कोविड के अंदर इस्तेमाल हो गए, तो इस वजह से हम नहीं कर सके, तो ये तो मेरे नजदीक एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन ये नहीं कि किसी सांस की ख्याली तकलीफ की वजह से हमने स्प्रे नहीं किया। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा इस टाइम जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह मौसम चेंज हो रहा था तो लोगों को वैसे भी टेम्परेचर जिसमें मौसमी बुखार कह रहे होते हैं, तो मौसमी बुखार और डेंगू भी है, तो इन दोनों में फ़र्क कैसे किया जाए? क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं मौसमी बुखार में भी और सिम्टम्स कुछ हमारे मिलते जुलते हो रहे होते तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लिख देते हैं, मलेरिया का भी लिख देते हैं, टाइफाइड का भी लिख देते हैं, डेंगू का भी, लेकिन हर कोई टेस्ट अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा तो इसमें हम तफरीक कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारी अलामत तो आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन डेंगू के अंदर लोगों को खासतौर पे जिसमें ज्यादा दर्द होती है, शदीद होती है, आंखों में दर्द होती है, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को मसूड़ों से या कहीं से भी कोई भी हल्का सा ब्लीड हो तो ये खतरे की निशानी होती है और आपको चले जाना चाहिए। इसके अंदर दूसरा जो पेट में दर्द होती है बाज़ लोगों के अंदर, तो ये सारी डेंगू की चंद बड़े अलामत हैं। जो मौसमी बुखार आजकल हो रहा है उसमें हल्की जुकाम, खांसी, गला खराब जब मौसम चेंज होता है तो वो होते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हमें कर लेना चाहिए। दूसरी बात, जो डॉक्टर्स के पास आप जाए तो आपकी हिस्ट्री की बेस के ऊपर आपको चेक करके भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि ये डेंगू है और ये आपका वो नहीं है या मौसमी बुखार है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपको डेंगू खुदा न खास्ता हो रहा है तो फिर आपको रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्लेटलेट्स गिर रहे होते हैं तो वो बड़े ख़तरनाक भी हो सकते हैं। आप वो खुद से ये मत कहिए कि हम इसको काबू पा लेंगे, इलाज कर लेंगे, जी आज गिरे हैं तो कल खुद ही ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, जल्दी से गिरते हैं, जल्दी से ऊपर भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए इलाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान, और हम कुछ बात करते हैं तालीम की। वैसे तो अपने शहरियों को मयारी तालीम की सहूलतें देना किसी भी हुकूमत की अव्वलीन जो आप कह लें कि फ़राइज़ में शामिल होता है, मगर हुकूमतों की अगर हम बात करें जब अपने फ़राइज़ से गाफिल हो जाएं तो जो फिर लोग होते हैं वहाँ के उस मुआशरे के, वो फिर हाथ पाँव मारने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम बैठे ना रहें, हम कुछ कर लें, हमारी तरफ से कोई अगर हम एफर्ट कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, वो करते भी हैं, और वो जहालत के अंधेरे दूर करने के लिए इल्म के शमे जलाकर मैदान में उतर जाते हैं, और ऐसा ही कारनामा एक हमारे सामने आया भी है। हाँ जी, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक उस्ताद हैं कासिम मुगल, वो भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं। मुआशरे के कमज़ोर और महरूम तबके के बच्चों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करना उनका मिशन है, क्योंकि ये बच्चे पीछे रह जाते हैं, इन बच्चों को स्कूल छोड़ने पड़ जाते हैं, इन बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। ठीक है, अगर शायद हम इनको स्कूल में दाखिल नहीं करवा सकते हैं तो हमारे पास कोई अल्टरनेट प्लान है, तो वो इन्होंने अल्टरनेट प्लान दिया है, और इस बड़े मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने एजुलेक्सी ऐप एक बनाई है, एप्लीकेशन एक बनाई है। ये ऐप
मुल्क में बेहतरीन दर्जे की ऑनलाइन तदरीसी सहूलियात और सीखने वालों के लिए मुआवनत भी फराहम करती अच्छा, है। फ़िलहाल जो है अपर सेकेंडरी और हायर जो स्कूल हैं उनके तलबा को लाइव लेक्चर्स और इसबाक की सहूलत फराहम की जा रही है और कासिम मुगल समझते हैं कि ऑनलाइन ज़रिया तालीम हर एक तक इल्म पहुँचाने का सबसे ज़्यादा मौसर तरीका भी है और ये सीखने को आसान और नतीजे खेज़ बनाता है। इसके साथ उन्होंने कहा बस सही टूल्स का इस्तेमाल करके हर एक के लिए मयारी तालीम को यकीनी भी बनाया जा सकता है। टूल्स का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से करें, अगर टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है उसका इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से करें, कैसे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अब ये जो एप्लीकेशन है इसके पीछे जो सोच है उस पर हमने बात करनी है, मोटिवेशन क्या है, क्या और किस तरह से इस करनी है, क्या मतलब किस तरह से बच्चे इस ऐप में इसको डाउनलोड करेंगे, क्या ऑप्शंस हैं, कितने असातिज़ा हैं, इसी पर हमने बात करनी है। एजुलेक्सी ऐप है, इसके बनाने वाले टीचर हैं कासिम मुगल साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम मुगल साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो हमें इस ऐप के बारे में बताइएगा कि ऐप का नाम क्या सोचकर आपने रखा था, ऐप क्यों बनाई थी, कब ख्याल आया था, कितना अरसा हो गया? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत जी, शुक्रिया जी। एजुलेक्सी बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ये मैंने बेसिकली दो जो अल्फाज हैं उनको इकट्ठा जोड़ दिया है, एजुकेशनल गैलेक्सी, तो वो एजुलेक्सी का एक ये बन गया लफ्ज़। और इसका ख्याल कुछ ऐसे आया, अगर बहुत सारे फैक्टर्स इसमें ऐड अप होते हैं। तकरीबन 2008 में मैंने पीटीवी के साथ एक प्रोजेक्ट किया था, 1 रुपया रोज़ाना के नाम से। उस प्रोजेक्ट में बेसिकली ये था कि जितने भी जो लेबर क्लास बच्चे हैं, जो बेसिकली वो लेबर डे के ऊपर था, तो जो बच्चे मजदूरियां करते हैं उनके ऊपर प्रोजेक्ट था कि 1 रुपया रोज़ाना वो इकट्ठा करके और स्कूल में उस बच्चे को एडमिशन करवाना होता है। तो आजकल के दौर के हिसाब से देखा जाए तो आजकल की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, तकरीबन 3 रुपये रोज़ाना के हिसाब से बनता है। तो एक ये वाला फैक्टर। फिर उसके बाद मैं ख़ुद भी एजुकेशन सेक्टर में तकरीबन पिछले 10-12 साल से हूँ, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ जो कमियाँ बेशियाँ जो मेरे सामने आई, उन सब को सामने रखते हुए मैंने कहा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे क्वालिटी एजुकेशन हम ऑल अक्रॉस द ग्लोब, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, हम इन अ वेरी इजी वे हम उसको पहुंचा सकें, ताकि बच्चों को किसी भी किस्म का मसला ना हो, घर बैठे वो एक आला तालीम हासिल कर सकें प्रोफेशनल टीचर से। जो अब इसकी एक मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दूं, कराची से अभी तकरीबन 3-4 दिन पहले की बात है, एक कॉल आई थी हमारी टीम को कि एक पेरेंट हैं, वो बता रहे थे कि हमारी बच्ची है, वो स्कूल भी बहुत दूर पड़ता है और जो लोकल जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी बहुत दूर पड़ते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है एक बच्चों को तालीम देना। तो अब इस तरह के बच्चे भी हमसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो हम उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से। तो अच्छा, वहाँ पे हमें ये भी मतलब बताइएगा एक प्लेटफॉर्म है कि आप घर बैठे एक आला तालीम और हासिल कर इसको सकते हैं। कितना आसान बनाया गया कि बच्चे जो हैं वो आराम से और आसानी के साथ इससे मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं। बहुत सिंपल रखा है अभी एट द मोमेंट। इसके ऊपर सिंपल ये फीचर्स हैं कि जो भी स्टूडेंट हमारी वेबसाइट के ऊपर जाता है, कोई लॉगिन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल लैंडिंग पेज के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। हम स्टूडेंट्स को मौका देते हैं कि पहले वो डेमो क्लास ले लें, अपनी सेटिस्फेक्शन कर लें, उसके बाद अब हमारे साथ वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो करें। तो सिंपल उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है कि डेमो क्लास के लिए, उसके बाद उनको लाइव डेमो क्लास दी जाती है। उसके बाद जब वो हमारे पास रजिस्टर करता है तो फिर उसके बाद थ्रू आउट लाइव क्लासेस चलती हैं उसके ऊपर। हमारा इसका जो मेन फीचर है वो यही है कि पाकिस्तान में बहुत सारे एडटेक्स काम कर रहे हैं, वी आर द ओनली वन जो कि लाइव क्लासेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जो लाइव क्लासेस देते हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ को बीइंग एन एजुकेशनिस्ट समझता हूँ कि आर्काइव के ऊपर, जब ये पायलट प्रोजेक्ट में था पिछले तकरीबन 2-1 साल से, तो उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्टिंग की थी। तो जब ये पायलट प्रोजेक्ट में था तो हमने आर्काइव के ऊपर भी काम किया, जब हम स्टूडेंट को आर्काइव दे देते हैं। बट वहाँ पे बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आई रियलाइज्ड कि जिस एज ग्रुप के साथ अभी एट द मोमेंट हम डील कर रहे हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ कि उनको एक सेल्फ बेस्ड लर्निंग के ऊपर छोड़ दिया जाए, उसके आसरे के ऊपर। तो आई बिलीव कि जो लाइव क्लासेस हैं दैट आर मोर इफेक्टिव और वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। कासिम मुगल साहब, एक तो हमें ये बताएं कि आपकी टीम कितने लोगों पर मुश्तमिल है, असातिज़ा कितने हैं, आपका अपना सब्जेक्ट क्या है, और दूसरी जब तालीम की हम बात कर रहे हैं तो बच्चों को किन सब्जेक्ट्स की तालीम दी जा रही है, क्या कोई कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं कि जी के ये कोर्सेज़ हैं तो इनको बच्चे पढ़ सकते हैं, किसी ऑक्सफोर्ड के हवाले से, पंजाब बोर्ड के हवाले से, सिंध बोर्ड के हवाले से?
जी अभी एट द मोमेंट हमारे पास जो कोर्सेज हैं लोकल, जो हम हाई स्कूल और जो अपर सेकेंडरी स्कूल है हम उनको कैटर कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास कैम्ब्रिज की क्वालिफ़िकेशन आ जाती हैं, एडेक्सल की आ जाती हैं, फिर पाकिस्तान की लोकल जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है, और पाकिस्तान की जो लोकल क्वालिफ़िकेशन में हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट भी माशाल्लाह से बहुत है, जिसमें अब पाकिस्तानी एम्बेसी जिधर भी है वहाँ पे फेडरल बोर्ड के साथ स्टूडेंट्स एफिलिएट होते हैं, तो वहाँ पे जितने भी पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो फेडरल बोर्ड से मुस्तफ़ीद वो एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो अब उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से आए थे, वही जो सारे तकरीबन सारे करिकुलम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम सब ऑफर कर रहे हैं। जो हमारे पास टीम है, जो कोर टीम मेंबर्स हैं, वो हम 3 लोग हैं। मैं हूँ, एक मेरे साथ को फाउंडर है एहतसाम और राजा नदीम साहब, ये को फाउंडर्स थे हमारे साथ। उसके बाद जो टीचर्स हमारे पास फैकल्टी है दे आर 25 एट द मोमेंट, और वो सारे सब्जेक्ट्स को हम कैटर कर रहे हैं। इन सारे कैम्ब्रिज स्ट्रीम होगी या जितने भी इस तरह के मैंने आपको बताई क्वालिफिकेशन जितने भी हम हैंडल कर रहे हैं, तो अपर सेकेंडरी और फिर ये जो हाई स्कूल आ जाता है, जिसमें अगर मैं आम लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ, मैट्रिक, एफएससी और फिर इसी तरीके से कैम्ब्रिज की तरफ अगर जाएं या एडेक्सल की तरफ तो ओ लेवल्स और ओ लेवल्स। ठीक है। अच्छा कासिम मुगल साहब, हमें ये भी बताइएगा कि इस ऐप के थ्रू आप कितनी तादाद में बच्चे जो हैं उनको पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चे जो हैं वो डेली बेसिस पर इस ऐप से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और सेकेंडली हमें भी बताइएगा क्योंकि आपने इसके ऊपर कोई फ़ी इस तरह से नहीं रखी हुई है, तो फिर आपकी जो इतनी टीम है, टीचर्स हैं, उनको कैसे आप टैकल कर रहे हैं, उनको कैसे खर्चा पानी कैसे कर रहे होते हैं पूरा? जब ये पायलट प्रोजेक्ट में था तो उस टाइम पिछले लास्ट 2 ईयर से तो हम तकरीबन 2 सालों में हमने रफली अगर मैं बात करूँ तो 250 स्टूडेंट्स को हमने इसके ऊपर टेस्टिंग की जो पायलट प्रोजेक्ट में था। अभी जब हमने इसको प्रॉपर इसको इनिशिएट किया तो एट द मोमेंट वी हैव अबाउट 700 स्टूडेंट्स जो कि अभी करंटली हमारे से एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये तकरीबन 1000 का क्रॉस कर चुका है। इसमें डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, अच्छा। और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ आई एम सॉरी मतलब जो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन है आउटसाइड पाकिस्तान हैं वो पाकिस्तानी एजुकेशन ले रहे हैं। कुछ हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के हैं जो एडेक्सल या फिर कैम्ब्रिज इस तरह की क्वालिफिकेशन है, कम तादाद है उनकी, बट वो भी हमसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बाकी जो इसके जो चार्जेस हैं जैसे मैंने आपको बताया, अगर कम से कम जो फ़ीस भी मैंने अगर रखी हुई है, इसमें मेरा मेन मकसद ये था कि हम क्वालिटी एजुकेशन अप्रोचेबल बनाएं, एक्सेसिबल, और फिर आसान, मतलब पेमेंट जेब पे भी भारी ना पड़े किसी को। तो मतलब मैट्रिक की अगर मैं आपको बात बताऊं 80 रुपीज़ पर मंथ का एस्टिमेट बनता है। अच्छा, पर मंथ का चार्ज है। ये हमारा सबसे सस्ता कोर्स है मैट्रिक का। फिर जो सबसे महंगा है वो ए लेवल्स है, और वो भी मार्केट के लिहाज से बहुत सस्ता है। अभी एट द मोमेंट 7000 से लेकर तकरीबन 70,000 तक मार्केट में चार्ज किया जाता है पर मंथ बेसिस पे ए लेवल्स का। हम उसको 2500 रुपीज़ में ए लेवल्स करवाते हैं। तो ये हमारा सबसे महंगा पैकेज है जो कि फिर भी बहुत सस्ता है मार्केट से। बाकी अब हम इसमें अपनी टीम को कैसे कैटर करते हैं, यही मैंने जो कुछ मिनिमलिस्टिक चार्जेस रखे हुए हैं और इसी के थ्रू हम अपने टीम को पे ऑफ भी कर रहे हैं। और मेरी जो टीम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हेयर। इस टीम को बनाने में भी ज़्यादा टाइम लगा है बेसिकली। अगर वैसे में प्रोफेशनल टीचर्स हैं। ठीक हो गया। कासिम साहब, हमें ये भी आप ज़रा बताएं कि कुछ डिजर्विंग बच्चे होते हैं जो शायद ए लेवल्स करना तो चाह रहे होंगे, ओ लेवल्स करना चाह रहे होंगे, 2500 शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह का कोई कोटा भी रखा गया है कि अच्छा अगर कोई डिजर्विंग बच्चा है तो उसको हम फ्री में भी पढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जो वेबसाइट पे तो ऐसा जब भी मेंशन नहीं है, वो हमारे जो लेटर ऑन अपडेट आना है उसके अंदर हमने इंशाल्लाह रोल आउट करना है, वो प्रिपेयर्ड है सारा। बट एट द मोमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे स्कॉलरशिप ले रहे हैं। उसमें यह है कि जैसे अभी मैं कुछ इसमें एग्जांपल्स आपको कोट करूँगा। हमारे पास अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं म्यांमार में 2017 में जब मुसलमानों को वहाँ पे उनकी ज़्यादती हुई थी तो बहुत सारी बस्तियाँ वहाँ से मूव करके बांग्लादेश में रेफ्यूजी कैंप है वहाँ पे। अब वहाँ पे मेरी स्टूडेंट से बात हुई थी, एक स्टूडेंट ने हमें अप्रोच किया था, वहाँ पे यूएसएड की तरफ से या यूएन की तरफ से वहाँ पे तकरीबन टोटल मिला के 21 इंस्टीट्यूट्स हैं या स्कूल्स हैं जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो कि विच आर आल्सो सपोर्टेड बाय द लोकल एनजीओज ओवर देयर, बट वहाँ पे इनफॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है। तो उन स्टूडेंट्स को हम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से जो बहुत सारे अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स हैं हम उनको भी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। अब लोकल पाकिस्तान के जो बच्चे हैं हमने एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इवन 80 रुपीज़ अ मंथ,
वो उनके हम कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, उसके बाद हम उसका एनालिसिस करके हम उनको भी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारा एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि अभी हम उसमें उसको वो लेकिन अभी ये आपको वेबसाइट पे इस तरीके से नज़र नहीं आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके हमारे केसेस भी हैं, 10 केसेस हमारे ऑलरेडी ऐसे रजिस्टर्ड हैं, जिसमें अब चलें लेट्स से कि 80 रुपीज़ पर मंथ, तो चलो ठीक है, कोई अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, मैट्रिक का वो एक दैट इज़ सेपरेट इशू। बट ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिवाइस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए वी टीचर्स जो हैं हम वो पूल इन करते हैं और हम अपने इंटरनली टीचर्स कम्युनिटी में फंड रेजिंग करके हम एक चीज़ उनको डिवाइसेस भी दी जाती है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा काम है और लोगों के लिए, बच्चों के लिए बड़ा आसान भी हो जाएगा कि जो बच्चे स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो यहाँ से मुस्तफीद हो सकते हैं। भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन मिलना सबसे अहम है कि आपको ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिल रही हो और वो इतनी सस्ती हो कि हर बच्चा अफोर्ड भी कर सकता हो। बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, उनका हम जिक्र भी कर रहे हैं। अगर हम तालीम की बात करें, साथ ही में उनकी सेहत का ख्याल रखना भी है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों का सेहतमंद होना हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनके रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है और उसका पता दे रही होती है। बिल्कुल, मगर हमजा अगर हम देखें बदकिस्मती से वतन अजीज़ में पूल से मासूम बच्चों की सेहत की जानिब भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही होती। और बाकी मुल्क को तो छोड़े, मुल्क के सबसे बड़े शहर अगर कराची की हम बात करें तो उसकी ये हालत है कि वहाँ करीबन 21% जो बच्चे हैं उनके पेट में कीड़े, जिसके नतीजे में उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा जो है मुतासर हो रही है। लेकिन खुशाइन बात यहाँ पर यह भी है कि महकमा सेहत सिंध ने इस अहम मसले को संजीदगी से देखा है और इस ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया। और पेट के जो कीड़े हैं उनके खात्मे के लिए कराची में आज यानी कि 1 नवंबर से 5 नवंबर तक खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और इस दौरान 42 लाख बच्चों को दवा दी जाएगी। माहिरीन सेहत ये कह रहे हैं कि ये दवा एक मतलब के चबाने वाली गोली पर मुश्तमिल है जो कि आलमी इदारा सेहत WHO ने फराहम की और इसे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी भी हासिल है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि वालिदैन से वो अपील कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को पेट की कीड़ों से निजात की दवा ज़रूर खिलाएं ताकि उन्हें इस मसले से निजात दिलाई जा सके। अब ये सूरत हाल में बात भी करेंगे। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अकरम सुल्तान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। बच्चों के पेट में जो कीड़ों को मारने की मुहिम अब शुरू हो चुकी है, 1 से 5 नवंबर तक चलेगी। इस मुहिम से कितना फ़ायदा होगा और वाकई में जो ये एक मसला एड्रेस किया गया है और कितना सिंध हुकूमत की आप कहेंगे कि काविश बेहतरीन काविश थी? हाँ, थैंक यू वेरी मच, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने इस काबिल समझा कि हम आपके प्रोग्राम में हम आएँ। जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली ये एक ग्लोबल डी वार्मिंग मुहिम का हिस्सा है जी जी, जिसमें पूरी दुनिया में तकरीबन 86-87 करोड़ बच्चे जो हैं वो इस उम्र में जो उन पेट के कीड़ों के शिकार होते हैं। बड़े भी होते हैं लेकिन बच्चों में ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में भी IRD की और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और फेडरल गवर्नमेंट की मदद से एक स्टडी की गई 16-17 में, जब उससे पता यह लगा कि यहाँ पे जो है 45 डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 1,70,00,000 बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनमें सबसे ज़्यादा जो था वो पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में है तकरीबन 7 मिलियन और इसी तरह कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन 4.2 मिलियन है। इसी तरह पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में पता लगा कि जो वो 3 मिलियन है। तो ये बाकी इलाकों में भी मुहिम हुई है, लेकिन हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो डॉक्टर अजरा पेटियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बच्चों की सेहत में और इम्यूनाइजेशन में। तो उन्होंने IRD ने अच्छा, और WHO ये बताइएगा पेरेंट्स को ये आज से ये मुहिम शुरू हो रही है। ठीक है जी, पेरेंट्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के पेट में कीड़े होना कितना बड़ा मसला है, बच्चों की सेहत पर उसके क्या असरात हो रहे होते हैं, पेरेंट्स को पता कैसे लगे कि हमारे बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं और हमारा बच्चा किसी तकलीफ में? देखिए, हम जो मुहिम शुरू कर रहे हैं वो 4 से 15 साल की उम्र में है, मगर आप देखिए अगर पेट में कीड़ा है तो उसका मतलब है वो बच्चे की खुराक वो कीड़ा खा रहा है। इसी तरह हुकवर्म जिसके हुक लगे हुए वो उसका खून पी रहा है। तो बच्चा जो है उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उसका काम पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, उसका वजन नहीं बढ़ेगा और उसका खून की कमी हो जाएगी और वो खारिश पखाने की जगह पे वो खारिज करता रहेगा और ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं बच्चों के, ये किस वजह से हो जाते हैं?
ये बेसिकली सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेट्स हैं। आमतौर पे ज़मीन में होते हैं, सब्जियों में होते हैं या फ्रूट में होते हैं, वहाँ से हाथ से मुंह में चले जाते हैं, मुंह से फिर पखाने के जरिए इसका रास्ता है, ये एक से दूसरे के ऊपर ट्रांसमिट हो जाते हैं। हाथ नहीं धोना, सफाई का ख्याल नहीं रखना। ये डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा, दवा भी इस मुहिम के दौरान बच्चों को दी जाएगी? इस दवा के बारे में बता दीजिए, दवा किस तरह की होगी, और बच्चों को अगर ये हमने दवा खिलानी है तो उसके लिए वालिदैन की रजामंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वालिदैन को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये गोली है जो अच्छे फ्लेवर की है और उसके अंदर जो है उसमें चबाने वाली गोली है। एक गोली अगर खा लेंगे साल में एक दफ़ा तो 2 घंटे के अंदर उसके पीड़े ज़्यादातर निकल जाएंगे। तो माँ बाप से ये है कि अगर बच्चे जो है 4 से और 15 साल की उम्र में उनको पिला दिया जाए, उनको खिला दिया जाए, गोली खिला दी जाए तो उस एक गोली से 1 साल तक वो तकरीबन महफूज रहेंगे पेट के कीड़ों से, और उसके अलावा बाकी उनके जो बहन भाई हैं वो भी महफूज रहेंगे। और न सिर्फ स्कूलों में बल्कि मदरसों में, बल्कि वो बच्चे जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं उन सबको भी देनी चाहिए। मेरी माँ बाप से अपील है कि जितना जल्दी हो मुमकिन हो इन बच्चों को ये दिया जाए। ये पुरानी दवाई है, पुराना मर्ज है, दिया जाता है, लेकिन अगर बच्चों में 20% से ज़्यादा अगर ये हुआ जाए तो इसकी मास कैंपेन की जाती है। मास कैंपेन का मतलब है सब लोगों में ये किया जाए। तो 4.2 मिलियन लोगों में ये किया जा रहा है सिंध में, पहली से यानी आज से 5 तारीख तक। ठीक है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बता दीजिएगा कि जिस तरह से आपने उम्र की हद बच्चों की बताई कि इस साल से लेकर 15 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए जो है ये मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 2 साल के, उनको भी ये गोली दी जा सकती है या उनको नहीं दी जा सकती? उनको गोली ये बड़ी होती है, वो चबा नहीं सकते हैं इसको, इसलिए इसके ड्रॉप्स आते हैं और इनके अलग सिरप्स आते हैं, वो अलग से उसका किया जाता है। सही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए ये, क्योंकि बच्चों को तो ये गोलियां या ये दवा अद्वियात उन्होंने खिलानी होती है। बिल्कुल, हमने जिस तरह से मुहिम चलाई गई है, इस मुहिम को चलाने का मकसद ये कि बच्चों की सेहत जो है उसको यकीनी बनाया जाए। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी अब यहाँ पे ये बनती है कि वो अगर जब ये टीम्स आ रही हैं अपने घरों में तो बच्चों उनके साथ ताउन करें और बच्चों को ये मेडिसिन जो वो कह रहे हैं कि अगर चबाने वाली मेडिसिन उनको दें तो उनको दें और उनको उससे जो है बचा सकते हैं पेट की कीड़ों से। बिल्कुल ऐसे ही। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक लेके वापस आते हैं। स्टे विद सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कराची की, और कराची के मसले वैसे तो हम देखते हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब माहिरीन ने खबरदार किया कि कराची 2060 तक मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ सकता है। हाँ जी, बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ में बाज़ माहिरीन के हवाले से बताया गया है कि अगर सतह समुंदर में इजाफे का मौजूदा सिलसिला जारी रहा तो कराची 2060 तक मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ जाएगा। और कराची में इस साल दर्जा हरारत पहले ही 74 साल में सबसे ज़्यादा रहा है और 2030 तक साहिली तूफ़ान की वजह से इमलाक को पहुँचने वाले नुकसानात और समुंदर की सतह में इजाफा 10 गुना बढ़ने का इम्कान है। बिल्कुल, बरतानिया की मेज़बानी अगर में देखा जाए तो मौसमियाती तब्दीली समिट गुज़श्ता रोज़ शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया कुराए अर्ज़ के सरसब्ज़ मुस्तक़बिल पर मिलकर काम कर रहे हैं। और इस मुहिम के दौरान पाकिस्तानी कंपनीज़ को 2030 तक गैस वगैरह के अखराज को निस्फ़ करने और 2050 तक खालिस जो है सफ़र तक पहुँचाने का हदफ रखा गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर, इस प्रेडिक्शन के ऊपर, इस ख़तरे के ऊपर, इस खदशे के ऊपर बात करेंगे। माहिर अर्बन मोहम्मद तौहीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तौहीद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि कराची 2060 तक मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ सकता है। ये जो तज्ज़िया है, पहले तो ये बताएं कि आप इससे मुत्तफ़िक हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये खदशा चूँकि इस वक्त COP26 बरतानिया में हो रही है तो ये खदशा वहाँ से इस वक्त सामने आया तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ऐसी हकीकत है जिसे किसी तौर पर झुटलाया नहीं जा सकता। अगर हम क्लाइमेट इंडेक्स 2021 को देखें तो ख़तरे के लिहाज से पाकिस्तान जो है वो 8वें नंबर पर हमें नज़र आता है। लेकिन पाकिस्तान से पहले, पाकिस्तान से ऊपर जो 7 ममालिक हैं
उनकी जो ज़मीनी सूरत हाल और पाकिस्तान की ज़मीनी सूरत हाल का मवाजना किया जाए तो बिल्कुल ये वाज़े तौर पे लगता है कि पाकिस्तान ख़तरे में के लिहाज से दूसरे तीसरे नंबर पर या शायद पहले नंबर पर हो सकता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात जो आपने बात की, ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 2060 तक जो है वो कराची डूब जाएगा, ये पहली बार ये बात नहीं हुई है, बल्कि मैं आपको बताऊं 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी ने बाकायदा इस पे जो इब्तिदाई रिसर्च करके इसको सेनेट में डिस्कस किया था। ये बात सेनेट में डिस्कस हुई है। उस वक्त में सेनेट में डिस्कस होने के साथ साथ इस पे बाकायदा रिकमेंडेशंस आई, जिसमें जो वाज़े रिकमेंडेशन थी वो दो तरह की थी। जिसमें पहली बात ये की गई थी कि इस पर एक डिटेल रिसर्च कराची की कोस्ट लाइन के साथ की जाएगी। दूसरी बात ये थी कि एनडीएमए और पीडीएमए के को लूप में लेकर और इस हवाले से आगे के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी। कराची के और दीगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान के दर्जा हरारत को किस तरह जो है वो बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है, ये उस वक्त की रिकमेंडेशन थी। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि क्लाइमेट चेंज को या डिजास्टर को जो है वो सिर्फ एक इवेंट बेस के तौर पर लिया जाता है, जैसे 2015 की हीट वेव शहर कराची में आई थी, जिसके बाद से हीट वेव का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान में वाजे हुआ। लेकिन उसमें क्या हुआ अल्टीमेटली कि गवर्नमेंट के जो अदाद शुमार मिले वो ये मिले कि जी हीट वेव की वजह से तकरीबन 1200 अमवात हुई, जबकि जो वैसे गैर सरकारी अदाद शुमार हैं वो मिलते हैं 6000 के करीब। अब अगर वो 6000 वाकईतन रिपोर्ट हो जाते तो आज हम हीट वेव को भी एक डिजास्टर कंसीडर करते और कानूनी हैसियत देके उसके हवाले से हम कुछ पॉलिसीज और कुछ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते। यही मामला क्लाइमेट चेंज का भी है कि क्लाइमेट चेंज पर बात सिर्फ जब की जाती है जब कोई इस तरह की कोई आलमी कॉन्फ्रेंस हो या कोई और मामला हो। हकीकत में आपको बताऊं इस वक्त जो है यानी कि सिंध में जो है वो क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट ही मौजूद नहीं है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज तो मौजूद है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में 3 इदारे आते हैं, जिसमें से एक जो है वो सीपा है, दूसरा कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तीसरा जो है क्लाइमेट चेंज होना चाहिए, लेकिन अभी तक दे आर इन बिटवीन टू बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द डिपार्टमेंट। जिसने आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट में, लेकिन अगर हम कराची की अगर दर्जा हरारत की बात करें तो इस साल जो उसका दर्जा हरारत 74 साल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया और 2030 तक समंदर की सतह में इजाफा 10 गुना बढ़ने का भी इम्कान है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कौन से ऐसे इकदाम किए जाए कि इस खतरे से बचा जा सकता है और कौन से ऐसे खतरनाक मरहले जो मजीद हमें आगे दरपेश हों उनसे बचा जा सकता है हम लोगों को। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैनग्रोव जो कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, मैनग्रोव की कटिंग उसको रोका जाए और मैनग्रोव को मज़ीद जो है ग्रो करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है। यानी कि जो आपकी हर गवर्नमेंट के स्केल पर एनजीओज़ कॉरपोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके कुछ इस तरह किया जाए कि हम आगे 10 साल की 20 साल की प्लानिंग कर सकें। मैनग्रोव क्योंकि एक वाहिद तरीका है जो कि आपको एक समझ लें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सी लेवल के राइज होने की सूरत में, पहली चीज। दूसरी, शहर कराची में कंक्रीट का इन्फ्लक्स इतना तेजी से हुआ और इतना ज्यादा हुआ है कि आज हम ये गेज नहीं कर पाते कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो दोनों पैटर्न पे काम करती है, फॉर्मल भी है इनफॉर्मल भी है। फॉर्मल के तो कुछ रिकॉर्ड मिल जाते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम कर रही है वो कितना मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, कितना कंक्रीट इन्फ्लक्स हो रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। शहर कराची में बेतहाशा किस्म के जो है वो दरख्त हुआ करते थे और मतलब मुख्तलिफ अनवा अक़साम के दरख्त मिला करते थे, लेकिन आज देखें वो दरख्त जो है वो नायाब हो गए। तो उसके हवाले पर हम क्या कर सकते हैं, कंक्रीट से हट के हम कौन सा मटेरियल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। और ये इसके लिए बाकायदा कुछ हद तक एक ये कह लें कि रेगुलेशन पास करने की जरूरत है। यानी अगर सादा लफ्जों में कहूं, देखें किसी के पास अगर 500 गज का या कह लें 1000 गज की जगह मौजूद है रिहाइश के लिए, तो उसमें मैंडेटरी होना चाहिए कि जी 1-2 दरख्त जो है वो लाजमी है। यानी ये पैटर्न रखा जाए थोड़ा सा। फिर जो खास तौर पे हमारी इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं वहां पे अवेयरनेस इस हवाले से दी जाए, तो ये तरीकेकार है। इसी तरह मच्छर कॉलोनी है, मैनग्रोव वाले एरियाज हैं, वहां पे ये अवेयरनेस हो कि मैनग्रोव हमारी हिफाजत का जरिया है, इसको काटा ना जाए। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म है, उनको अडॉप्ट किया जाए तो इस खतरे से बचा जा सकता है। तो ये सूरत हाल है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब ये बता दीजिएगा कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि हमारे पास तो माशाल्लाह से इदारा ही मौजूद नहीं है सिंध के अंदर कि जिसने इस पर काम करना है, फिर हम ये भी समझें कि हुकूमतों को शायद इस मामले का इदराक ही नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट्स आ जाती हैं, रिपोर्ट्स को हम पढ़ लेते हैं, हाँ कुछ होना चाहिए, वो करना किसने है? वो जो कुछ होना चाहिए वाला मामला है उससे करने की तरफ हमारा कदम किस तरफ कब आएगा और क्या
40 साल पता ही नहीं लगेगा और गुजर जाएंगे, और अगर हमने काम नहीं किया होगा तो हम इंतज़ार करेंगे कराची के जो बाकी मामलात है उसकी तरह इस दिन का भी, कि पता नहीं 2060 में होगा कि भाई नहीं होगा। देखिए, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और जो सिविल सोसाइटी है वो तो एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं एक सिविलाइज वे में कि जी कुछ इस पर जो है वो बातचीत हो जाए, कुछ काम हो जाए। लेकिन असल मसला ये है कि देखें, हुकूमती सतह पर चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, हम कहते हैं जी हम सिग्नेटरी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जाती है तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 जो है वो यही कहता है कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जिसमें यानी कि सेफ और इंक्लूसिव सिटीज की बात होती है। फिर उसमें इंटीग्रेटेड स्केल पर डिजास्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट को, लोकल स्केल पर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को डील करने की बात हो रही है। तो देखिए, हमारे पास पैटर्न मौजूद है, डॉक्यूमेंट। अच्छा, मैं आपको बताऊं मजे की बात, डॉक्यूमेंट की हद तक जो है हम इसमें बड़े स्ट्रांग है कि जी हम क्लाइमेट चेंज पर बहुत काम कर रहे हैं। अगर आप सरकारी रिपोर्ट्स और सरकारी डॉक्यूमेंट उठाकर देखें तो ये नजर आएगा कि बहुत सारा काम हो रहा है जी, बहुत बेतहाशा इदारे बहुत मसरूफ हैं। लेकिन ग्राउंड पर जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे गैप नजर आ रहे हैं, या ये कह लें जो पॉलिसीज अगर बनी हुई भी हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। प्रैक्टिकलिटी के मसाइल मौजूद हैं। तो साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे, अगर सफ़े के ऊपर देखें या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर देखें तो वो कह रहे हैं कि जी कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें प्रैक्टिकली ऐसा नज़र नहीं आ रहा ग्राउंड के ऊपर हमें। खैर, ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और अगर हम मुल्कों की कौमों की बात करते हैं तो उसके अंदर ये 30-40 साल कुछ भी नहीं समझे जाते, समझा जाता है कि बस आने वाले हैं। तो उस हवाले से हमें अभी कुछ इकदाम करने होंगे हुकूमती सतह पर। खैर, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि मुल्क में महंगाई तो कम हुई नहीं है, मगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अगर बात करें तो अपनी कारकर्दगी पर नाज़ा है, जिसने रवा माली साल के पहले 4 माह में 1840 अरब के महसूलात जमा कर लिए, और ये महसूलात जो हैं वो हदफ से 232 अरब रुपए जायद हैं। जो रवा माली बिल्कुल ऐसी है। रवा माली साल के पहले 4 माह की हम बात करें, FBR महसूलात का हदफ 1608 अरब रुपए था। FBR के एलामिया में ये कहा गया है कि महसूलात में 36.6% की ग्रोथ हुई है, और एलामिया के मुताबिक ही गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 1347 अरब के महसूलात जमा किए गए। बिल्कुल। अगर दूसरी जानिब हम गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की बात करें तो उन्होंने कहा कि मुश्किलात के बावजूद रवा साल पाकिस्तान की 5% की जो मुआशी तरक्की है वो भी मुतवक्के है। इसी सारी सूरत पर हम अब बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर सलमान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अब जो इतना बड़ा हम देखें कि ये FBR की जानिब से रवा माली साल के पहले 4 माह में उन्हें एक हदफ था जो रखा गया था 1840 अरब रुपए उन्होंने जमा कर लिए, जो कि हदफ से 232 अरब रुपए ज़्यादा है। इस इजाफे से पाकिस्तान को कौन कौन से मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे? देखें, एक तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो काबू में रहेगा और वो हमारे टारगेट्स के मुताबिक होगा। हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस होगी काम करने के लिए। इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, जैसे सऊदी अरेबिया का जो सपोर्ट आई है उससे रिपेयर की कदर बेहतर हुई है, और उससे एक इन्वेस्टमेंट की इन्वायरमेंट भी बेहतर हुई है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, और कोरोना में भी हम देख रहे हैं कि कमी आ रही है, और जो चौथी वेव है उससे हम अब निकल रहे हैं। तो आई थिंक कि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, और अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहती है और प्रोडक्शन में कोई खलल नहीं पड़ता, और सप्लाई चेन्स जो इस वक्त दुनिया को बहुत ख़राब कर रही हैं वो थोड़ी सी काबू में आती हैं, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। सो आई थिंक कि ये हालात तो आपको पता है कि हर तरफ से बहुत अनसर्टेनिटी है, लेकिन इस अनसर्टेनिटी में एक रास्ता भी नज़र आ रहा है। ठीक है शाह साहब, ये भी बता दीजिएगा, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर भी कह रहे हैं कि मुश्किलात के बावजूद मुश्किल हालात रहे हैं भी, रवा साल पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, माशी तरक्की है, वो 5% की होगी। क्या आप समझ रहे हैं कि ये अचीवेबल है? बात दुरुस्त करने। जी बिल्कुल अचीवेबल है, क्योंकि पाकिस्तान की ग्रोथ इससे भी ज़्यादा हो सकती है, बशर्ते कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काबू में रहे। और आई थिंक कि वो अगर काबू में रहता है तो ग्रोथ ज़्यादा भी हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मसला है वो बिजली का मसला है और एनर्जी का मसला है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें अब इम्पोर्टेड हो गई हैं, और उसकी वजह से जब भी आपकी ग्रोथ होती है और एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो उससे आपका ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होता है। ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होता
और उसके साथ फिर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट और बाकी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। तो एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स जो हैं वो अब तेज़ी से हो रही हैं और उम्मीद है कि अगले 1 साल में वो रिफॉर्म्स मुकम्मल होंगी ताकि हमारी ये कुछ एनर्जी इंडिपेंडेंस हो। ठीक है डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। सुबह सवेरे बाग से आप बात कर रहे थे। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान और हम कुछ बात करेंगे अर्निंग कैसे की जा सकती है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स में कामयाबियों में तेज़ी से इजाफा भी देखने में आ रहा है। और फेसबुक मार्केट की अगर बात करें तो प्लेस उसकी जो मतलब है पाकिस्तानियों के लिए कारोबार का नया रास्ता भी खोल दिया है। हमसा बिल्कुल, हम अमेज़ॉन की बात करते रहे हैं, हम मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग का जिक्र करते रहे हैं, लेकिन फेसबुक का इस्तेमाल, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा हम आप लोगों के लिए भी आसान करते हैं, अपने लिए भी आसान करते हैं कि अगर आप जाके अपनी सेटिंग्स के अंदर देखें कि आपके मोबाइल की सबसे ज़्यादा यूजेज किस एप्लीकेशन की थी, तो वो सबकी फेसबुक निकलती है। हम फेसबुक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऊपर वीडियोस कोई भी इस्तेमाल कर रहा होता है, वीडियोस देखते हैं बहुत ज़्यादा, हम दूसरों की प्रोफाइल्स जाकर देख रहे होते हैं, स्टॉकिंग कर रहे होते हैं। हाँ वो कर रहे होते हैं और दूसरे इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा यूजेज क्या है फेसबुक का। सोते वक्त भी हम फेसबुक देख के सोते हैं ना कि कहीं कोई मसला ही ना हो गया फेसबुक, नोटिफिकेशन तो नहीं आया। फिर उसका नाम तब्दील हुआ पेरेंट कंपनी का, तो हम इतने परेशान थे कि हमारी तो फेसबुक से इतना लगाव है तो कहीं इसका नाम जो है चेंज ना हो गया हो। अब जब हम इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं उसी एक एप्लीकेशन को, तो उसी एक एप्लीकेशन का प्रोडक्टिव इस्तेमाल कैसे हो सकता है, उससे हम कमाई कैसे कर सकते हैं। एक पाकिस्तानियों को ये पता है जी वीडियो लगाएं उसके ऊपर तो शायद उससे कमाई हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो मोनेटाइज नहीं हो रही होती है। तो कोई तरीका है, तो एक चीज़ हमें मिलती है जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा नई है, दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो उतनी नई नहीं है, लेकिन हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। उसके ऊपर खरीदो फरोख्त हो सकती है, आप कोई चीज़ बेच सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। उसके फ़ायदे क्या हैं, करना क्या है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये भी जानना ज़्यादा ज़रूरी है। हमसा अगर हम बात करें तो अमेज़ॉन के बाद जो फेसबुक है वो पाकिस्तानियों को ऑनलाइन कारोबार चलाने का अब मौका फराहम कर रही है और इस किस्म के मौके जो है वो छोटे कारोबारों को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी बड़ी रसाई फराहम करते हैं। और इस किस्म के जो अगर हम मार्केट प्लेस की बात करें तो उसके ज़रिए मकामी सारिफीन जो है वो दूसरे ममालिक में फ़रोख्त होने वाली मसनूआत तक जो आसानी से रसाई भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो क्या आप अमेरिका में कोई चीज़ बेच सकते हैं। दूसरा इसके फ़वाइद क्या हैं, ये बाकी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उससे किस तरह से मुख्तलिफ है, उससे मुश्किल है या आसान है। क्योंकि भाई फेसबुक तो हमें इस्तेमाल करनी आती है, तो अगर हम इस एक टूल को सीख लेंगे तो उससे हम कितनी कमाई कर सकते हैं। हमारे साथ ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट हैं, सब हमारे साथ मौजूद हैं और फेसबुक मार्केट प्लेस के भी एक्सपर्ट हैं ये, और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने ये काम शुरू किया। तो इनसे बात करते हैं। आप साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप साहब अमेज़ॉन के ऊपर आपसे बहुत बात हुई है और आपके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी आते हैं, नौजवान आपको फॉलो करते हैं। ई कॉमर्स के ऊपर भी वो एक लेंथी प्रोसेस समझा जाता है, मुश्किल प्रोसेस समझा जाता है, उसको सीखना होता है। लेकिन ये फेसबुक मार्केट प्लेस ये क्या चीज़ है और ये भी उतनी मुश्किल है या आसान है? देखिए सीखना तो इसको भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सीखना नहीं होता, लेकिन ये उसकी निस्बत आसान है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है जो आप लोग पहले बात कर रहे थे कि अमेज़ॉन का हर बंदे को नहीं पता, फेसबुक का तो हर किसी को पता है। ऐसा बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, गांव में रहता है, उसके पास भी फेसबुक है। अब अगर थोड़ी सी मेहनत करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसकी मार्केट प्लेस में और दूसरे मार्केट प्लेस में जो डिफरेंस है मेन, पहले तो हम बात करते हैं कि मार्केट प्लेस आई है फेसबुक की, तो वो उसी तरह है जिस तरह अमेज़ॉन है या पाकिस्तान में आप दराज कह लें, OLX है क्या आम, ये हमें समझा दें। हाँ, मार्केट प्लेस ये है कि किसी भी प्रोडक्ट को बाय एंड सेल किसी स्पेसिफिक चैनल के थ्रू करना। आप फेसबुक पे पहले भी देखते लोग बेचते थे, किसी ने गाड़ी बेचनी है उसने लिस्ट लगा दी अपनी, उसने पिक्चर लगा दी मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, किसी ने कोई और चीज़ बेचनी है पेज बना लिया। अभी अलग से जिस तरह अमेज़ॉन का मॉडल है उस तरह से मार्केट प्लेस अलग से लॉन्च की है फेसबुक। अब उसका बेनिफिट ये है, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हर बंदे के जिसके पास भी एंड्रॉयड है, आईफोन है, उसके पास फेसबुक है। क्या बात है। अब उसने बाइंग करनी है अमेज़ॉन पे या ईबे पे, दराज पे आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको जाके लिखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। फेसबुक को ऑलरेडी पता है कि आपको क्या चाहिए, जो हम सर्च करते हैं वही चीज़ें हमें नजर आ रही है, वही चीज़ें आपको पता है। फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी परफेक्ट काम करती है। आप इवन किसी से व्हाट्सएप पे बात करें, व्हाट्सएप पे बात करें, इंस्टाग्राम मैसेंजर में बात करें, फेसबुक मैसेंजर में बात करें,
अगले दिन फेसबुक आपको वही चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि जिस तरह से हम कीवर्ड रैंकिंग में अमेज़ॉन पे मेहनत करते हैं, फेसबुक पे उस तरह से मेहनत नहीं करनी आम पड़ेगी। अल्फाज में हमें एडवर्टाइजमेंट पे उतना पैसा ही नहीं लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली अच्छा। क्योंकि टारगेटेड ऑडियंस फेसबुक को खुद से पता है ना। अमेज़ॉन पे तो हम, अगर थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, जब हम पीपीसी में जाते हैं, पहले ऑटो चलाते हैं, वहां से फिर कीवर्ड निकालते हैं कि किन कीवर्ड्स पे ऑटो आए, फिर उस पे मैनुअल चलाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में अच्छा खासी एक मेहनत लगती है। तो फेसबुक को तो ऑलरेडी पता है कि किसको क्या चाहिए, वो उसको वही चीज़ दिखाएगा और बार बार दिखाएगा। अब एक चीज़ आपके चाहिए भी, आपको जरूरत आपके लिए मार्केटिंग यानी एडवर्टाइजमेंट या पीपीसी कह लें, वो इस वक्त फेसबुक कर रही होगी खुद ही। एग्जैक्टली और निस्बतन आसान हो जाएगा काम। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अगर मतलब मैंने करना है या मेरे तरह की बहुत सारी खवातीन देख रही होंगी, वो अगर इस पे काम करना चाहती हैं, वो कैसे स्टार्ट कर सकती हैं, ये थोड़ा सा बताइए। और बेसिक earn कैसे कर क्वालिफिकेशन सकती क्या हैं? होनी चाहिए आपसे? बेसिक तो हमजा भाई कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, जो मैंने आप पहले भी प्रोग्राम में बताता रहता हूँ कि बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अच्छा, आपने बात की कैसे कर सकते हैं, हम उसमें स्टार्ट कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग से, वेरी सिंपल, विदाउट इन्वेस्टमेंट। आप, अच्छा मैं आपको ये ड्रॉप शिपिंग क्या है, ये भी थोड़ा सा जी बता जी दें। मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अभी फेसबुक मार्केट प्लेस जो फुली लॉन्च्ड है ना, वो यूएस में है। अच्छा। पाकिस्तान में आ चुकी है, लेकिन अभी उसको फुली लॉन्च होते कुछ टाइम लगेगा। अभी स्पेसिफिक चीज़ें, कंप्लीट मार्केट अभी नहीं है। अच्छा, वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग ये है कि आप एक जगह से चीज़ खरीदते हैं और दूसरी जगह पे बेच देते हैं। ठीक है। अच्छा। अब लोग ये कर रहे हैं, मेरे अपने कुछ दोस्त कर रहे हैं कि अमेज़ॉन पे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें जो भी बिक रही हैं, अच्छी चीज़ें, वो सारी उठा के फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगा देते हैं। उनके पास है नहीं, उन्होंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगा दिए यूएस में। अब लगा दी है, जैसे ही ऑर्डर उनका आएगा वो अमेज़ॉन पे जाते हैं, वहाँ से खरीदते हैं और फेसबुक बायर को डिलीवर करवा देते हैं। अंदर अपना कमीशन रख अपना, ऑफ कोर्स, मतलब एक चीज़ आपको अमेज़ॉन पे $10 की मिल रही है, आप फेसबुक पे $12 की लगा देते हैं, तो $2 आपको बच गए। इसमें एक चीज़ ये है कि आप फेसबुक पे वहीं पे बेच सकते हैं सिर्फ जहाँ से आपने फेसबुक की आईडी बनाई है। अगर आपकी पाकिस्तान से फेसबुक आईडी बनी, आप उससे यूएस में नहीं बेच सकते, आपको एक नई आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। सिंपल है, लोगों की वैसे मल्टीपल 5-5 वो यूएस जाके बनानी पड़ेगी या यहाँ से सिर्फ यूएस की लोकेशन लगानी पड़ेगी या फिर वीपीएन के जरिए करना पड़ेगा? आपको कभी ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आई लिविंग इन कैलिफोर्निया और ये बैठे इधर होते हैं चीचू की मलिया में और रिक्वेस्ट वहाँ से आ रही है, तो होता है, चलता है। यही होगा, अब यहाँ बैठ के मल्टीपल आईडीज बना लेंगे लोग, एक यूएस से बना लेंगे। मतलब जब आप फेसबुक की आईडी बना रहे होते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ रही होती है ना सारी, तो वहाँ पे अपने वो लोकेशन वीपीएन यूज करके, वीपीएस यूज करके, उसके बगैर भी बन जाती है, लेकिन उससे जरा सेफ एक तो ये हो गया कि आपके कहीं से प्रोडक्ट आपने देखी हुई है, आपको ऑर्डर आया, आपने अगले को ऑर्डर दिया और आपने भेज दिया। दूसरा ये भी है कि एक शख्स के पास, क्योंकि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि लोगों के अपने प्रोडक्ट्स भी हैं, वो भी हम बेच सकते हैं इसके थ्रू। वो बेच सकते हैं, लेकिन वो फिर आप पाकिस्तान में बेचेंगे ना। ओके। अगर आप यूएस में बेचते हैं तो वही प्रॉब्लम जो पहले हमने बताया था, यहाँ से आप शिप करेंगे 2-3 हफ्ते जाने में लगेंगे, अगर गुम हो जाती है तो वो डबल कॉस्ट आपको पड़ जाती है। तो इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसमें वही मॉडल है अमेज़ॉन FBA का कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है तो वो यूएस में। बुनियादी सा सवाल है आप साहब, मतलब कि इकरा ने जिस तरह से आपसे पूछा है कि जी कि मैं भी कर सकती हूँ या नहीं, बुनियादी सवाल ये है कि कितना कमा सकते हैं इससे। घर बैठे हुए लोग हैं, बड़ी तादाद में नौजवान बेरोजगार हैं। अमेज़ॉन वगैरह का सुना तो वहाँ से तो अच्छी अर्निंग और डॉलर्स में हो रही होती है, यहाँ पर भी डॉलर्स में अर्निंग होगी। और कितना आप माहाना कमा सकते हैं और कितने अरसे बाद? ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल आप 10 चीज़ें फेसबुक पे लगा के बैठ जाते हैं तो आप कितने कमा लेंगे? अगर आप 1000 लिस्टिंग करके बैठ जाते हैं तो ज़्यादा कमाएंगे। अब ये आपकी मेहनत पे है कि जो सारा दिन हम वो वीडियोस देखते रहते हैं फेसबुक पे सजेस्टेड, थोड़ी मेहनत इस तरह उसकी बजाय अगर मार्केट प्लेस पे जाके आप लिस्टिंग तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना आपको। आपने अमेज़ॉन पे जो चीज़ देखी या ईबे पे या वॉलमार्ट पे, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, गम ट्री है लोकल, बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ की चीज़ें उठा के उनकी पिक्चर्स लगाएंगे, यहाँ पे पिक्चर्स लगा के उसका रेलेवेंट कंटेंट तो लिखेंगे आप, उसके कीवर्ड्स भी आप रिसर्च करेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा लिस्टिंग क्रिएट करेंगे उतने सेल वेलोसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। कम लिस्टिंग होगी तो कम बायर मिलेगा आपको, कमाई ठीक हो रही होगी ना, मतलब कि गुजारा अच्छा हो जाएगा। मैं मतलब ऑन रिकॉर्ड कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं करीबी जो बहुत अच्छी अर्निंग की है उन्होंने पिछले 1-2 महीनों में फेसबुक मार्केट प्लेस से, जस्ट ड्रॉप शिपिंग से यूएस में। ओके, तो यहाँ पे इतना मुश्किल भी नहीं है यहाँ से उधर यूएस के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना, बेचना, यानी कि किसी की प्रोडक्ट। लोग ऑलरेडी कर रहे थे ये काम ना, पहले लोग कर रहे थे ईबे से लेके अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं, अमेज़ॉन से लेके ईबे पे बेच रहे हैं, वॉलमार्ट से लेके अमेज़ॉन पे या ईबे पे, तो अब उसमें फेसबुक ऐड हो गया बस। फेसबुक से ऑडियंस ज़्यादा कैच की जा सकती है बाकियों की निस्बत, क्योंकि फेसबुक मतलब हर एक को यूज़ कर रहा होता है। सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन बाइंग सेलिंग के हवाले से या कोई भी ऑनलाइन ऐप, तो फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह यूज़ हो रहे हैं ना। और व्हाट्सएप पे भी आप जो बात करें वो भी फेसबुक को पता है।
और इसके अंदर ना इसमें एक अलग से बात आ गई, जो प्राइवेसी कंसर्न्स होते थे लोगों के बिल्कुल कि जी व्हाट्सएप पे ये हो जाएगा, फेसबुक पे, आप उसका बेनिफिट देखें ना। प्राइवेसी कंसर्न क्या है, मतलब अगर आप किसी इलीगल एक्टिविटी में नहीं है, टेररिस्ट एक्टिविटी में नहीं है, तो मुझे तो कोई मसला नहीं, मेरा व्हाट्सएप है देखता रहे, फेसबुक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? आप सब ये भी आपने कहा कि इसको सीखना तो बाहर हाल पड़ेगा, अभी आप मुझे बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी बात लग रही है, इकरा को भी बहुत अच्छी लग रही होगी, जो लोग सुन रहे हैं उनको बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन बाहर हाल कोई चीज़ सीखनी पड़ती है। अगर कोई सीखना चाहता है इस चीज़ को तो कहाँ से सीखे? पाकिस्तान में इसके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो सिखा सकते हैं, और हमने सुना है कि जी कि वो सिखा के दावा तो यही करते हैं कि आप 2 से 3 महीने 4 महीने में एक अच्छी अर्निंग लेना शुरू कर देंगे, लेकिन क्या ऐसा होता भी है? अच्छा, इस चीज़ की मैं थोड़ी वजाहत कर दूं। बिल्कुल, लोग जो कहते हैं, ये भी बता दीजिएगा ट्रेनिंग को कितना टाइम देना पड़ता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि 1 हफ्ते की उसका ट्रेनिंग दौरानिया हमें क्या तो होगा? नहीं, ये फेसबुक वाले तो इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब ये अगर आप वीकेंड पे 1-2 घंटे कर लें और पूरा हफ्ता उसकी प्रैक्टिस करें तो 1 महीने में आप ये काम सीख सकते हैं। जहाँ तक काम की बात है, काम के लोगों को काम मिलता है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने क्लासेस ली हैं, बस क्लासेस लेने के बाद अब हमें जॉब मिल जाए। भाई, यूनिवर्सिटी में आप 4 साल पे करते हैं उनको, 4 साल के बाद आप निकलते हैं तो वो आपको गारंटी देते हैं कि आपको जाती जॉब मिल जाएगी। उससे पहले के भी 15 साल हैं। हाँ, यहाँ पे आप 3 महीने के बाद गारंटी मांग रहे होते हैं। देखिए, अगर आपके पास स्किल्स हैं ना तो आप मार नहीं खाते, और फेसबुक की स्किल सीखने के बाद 3 से 4 हफ्ते में सीख के आप आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। और ये तो ड्रॉप शिपिंग है, इसके अंदर तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही। जिस तरह अमेज़ॉन पे आप पहले से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसके आप सोर्स करेंगे, उसको फिर वहाँ पे रखेंगे, काफ़ी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। एक आम हाउसवाइफ जो है वो भी ये कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। वो पाकिस्तान में बैठ के तो आसानी से कर सकते हैं ना, पाकिस्तान में भी तो हो सकती है ना ड्रॉप शिपिंग। लोग दराज पे बेच रहे हैं, उनके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ख़वातीन या जो भी स्टूडेंट्स वगैरह जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो दराज पे जाएं, देखें क्या बिक रहा है। दराज पे जो चीज़ें बिक रही हैं वही थोड़ी सी प्राइस ऊपर करके फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगा दें। जब बिकेगी तो दराज से ख़रीद के वहाँ पे भेज दें। देखिए, इसमें मेहनत ही है ना, मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। आप 1-2 महीने मेहनत कर लें और कोई ना कोई ऑर्डर्स आपको आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप सब हमें ये भी ज़रा बताएं कि अमेज़ॉन के ऊपर ख़ास तौर पे जो लोग जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि फ्रीलांसर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ई-कॉमर्स का काम भी कर रहे हैं, उनका एक एतमाद है और पब्लिक का भी एक एतमाद है। अगर हम यूएस मार्केट देख लें, यूके मार्केट देख लें, उनको अमेज़ॉन का पता है, वो उस पर एतमाद करते हैं कि जो चीज़ हमें आ रही होगी वो बिल्कुल ठीक होगी, और अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा सख्त हैं। फेसबुक के ऊपर आपको लगता है कि उधर इतनी मार्केट मौजूद है कि वहाँ पर लोग फेसबुक से ख़रीदना चाहेंगे? बिल्कुल, फेसबुक से ख़रीद रहे हैं, अच्छी मार्केट है, लेकिन जहाँ तक ट्रस्ट लेवल की बात है, ऑफ कोर्स अमेज़ॉन का ट्रस्ट लेवल ज़्यादा है। बायर एक कॉल करता है, उसको रिफंड मिल जाता है। फेसबुक पे भी ऐसे ही होगा, अभी स्टार्ट है। बायर सेलर अभी फेसबुक दोनों को साथ लेके चल रहा है। अच्छा, अमेज़ॉन अब सिर्फ प्रोटेक्शन देता है बायर को, सेलर के ऊपर हर वक्त फंदा लटका होता है कि ज़रा सी गलती की, चलेंगे रिफंड देना आपने। तो एक वक्त फेसबुक पे भी यही आएगा, लेकिन अभी तो स्टार्ट है, तो वो सेलर को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स फेसबुक की तरफ आएँ। तो जितने सेलर्स आएंगे उतना ज़ाहिर है लोगों का भी फ़ायदा होगा और फेसबुक का अपना भी फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है, अभी हमें बस ये बता दें आप सब कि सीखना कैसे है, और आपने बताया कि 1 से 1.5 हफ्ता या 15 दिन लगेंगे सीखने के लिए, तो उस सारे प्रोसेस में से हमें बता दें कि किस तरह से कितने घंटे शायद रोज़ाना के देने पड़ेंगे, और फिर आप लोग कहते हैं कि घंटे कम लगते हैं और कमाई ज़्यादा होती है जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, इस तरफ आ रहे होते हैं, तो ये बात इस पर भी उसी तरह लागू होगी, और ट्रेनिंग कैसे होगी इसकी? अच्छा, हम लोग जहाँ भी कहीं ये बात करते हैं ना, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये ना अपने ट्रेनिंग बेचने के लिए आ रहे हैं। मैं सबसे पहली चीज़ कहता हूँ, आपके पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब से सीखें जाके। अभी पाकिस्तान में ये कोर्स हमने बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन फ्यू वीक्स हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक और पाकिस्तान में इस पर भी इतना काम नहीं हुआ, क्योंकि अभी स्टार्ट है ना, नया बिल्कुल। अगर आप सीख सकते हैं तो आप यूट्यूब से भी सीख लेंगे। यूट्यूब पे जाएं, मल्टीपल वीडियोस पड़ी हैं, सारी सीखें। हमने ये है कि ज़रा उसको सीक्वेंस में बनाया हुआ, सारी चीज़ें प्रॉपर उसके मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं कि लिस्टिंग क्रिएशन कैसे करनी है, प्रोडक्ट हंट तो खैर इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता, वो तो आप जाके अमेज़ॉन पे देखते हैं, सिंपली जो टॉप के सेलर्स या BSR जिनका टॉप 100 में थोड़ी टेक्निकल बात हो रही है, तो जो BSR में चीज़ें ऊपर आ रही हैं वो आप उठाएंगे और फेसबुक पे लगा देंगे। तो सीखने वाले यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, गूगल पे जाके आर्टिकल्स पढ़ें, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। हम लोग भी सिखा रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग का भी सिखा रहे हैं, FB होलसेल पे अब हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर भी रिसेंटली 2-3 अकाउंट बड़े परफेक्ट गए हैं उनके, बल्कि मैं स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करवाऊँगा। उसके अंदर हमने 3 महीने के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह $16-17 हज़ार डॉलर एक अकाउंट की सेल जा रही है, जिसमें एक जो अकाउंट है पहला, उसका प्रॉफिट है 18.67,
मतलब रफली आप 19% कह लें। तो ये होलसेल के अंदर भी यही है। मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। होलसेल का काम वो लोग कर सकते हैं जो छोटी इन्वेस्टमेंट से $2-3 हज़ार से $4,000 से, क्योंकि प्राइवेट लेवल की जब हम बात करते हैं उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बड़ा सब्र चाहिए होता है। 1 साल से 1.5 साल लगता है। कुछ ये आसान काम है और एक आम आदमी ये काम कर सकता है। और फेसबुक हमें इस्तेमाल करनी आती है, मार्केट प्लेस आपको समझनी है, घर में बैठी जो खवातीन है, बच्चे जो इस वक्त पढ़ रहे हैं वो साथ साथ ये काम कर सकते हैं और आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। और ये लोग जिसको कहते हैं ना कि जी मुनासिब कमाई है, उसको $1,000 कहते हैं, ये जो फ्रीलांसर्स सारे हैं, यानी कि 1,72,000 पाकिस्तानी रुपए। तो इस पर मेहनत करें क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, मुआशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए फिर हमें खुद ही कुछ करने की ज़रूरत है। हाफिज़ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे मेरे का आप हिस्सा बने हैं। और इसके बाद ये कि जी कि आपने कमाना कैसे है, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अब हराना कैसे और किसको हराना है। T20 वर्ल्ड कप के जी मुकाबले जो जारी हैं, गुज़श्ता रोज़ जो क्वार्टर फाइनल की सूरत हाल इख्तियार कर गया था मैच, वो न्यूजीलैंड से भारत हार गया। बिल्कुल। अच्छा हमजा, वो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बाद जो न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दी, वो भी देखने वाली थी कि मतलब 8 विकेट से शिकस्त दे दिया और बहुत ही आप कह लें कि एक ज़बरदस्त किस्म के तरीके से न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दिया। और भारतीय जो खासतौर पर शायकीन क्रिकेट हैं वो बहुत नाराज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। वो टीवी तोड़ रहे हैं बकायदा। एग्जैक्टली ऐसी सूरत हाल है। सेमीफाइनल से दूर होते हुए अब हमें नजर आ रहे हैं। अब अगर मगर की गेम जो पाकिस्तान के साथ रहा करती थी वो भारत के सर पर है और ये अगर मगर के चांसेस उतने नहीं है जितने पाकिस्तान के पास हमेशा हुआ करते थे। बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, साबिक कप्तान है आमिर सुहेल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आमिर भाई, कल का मैच आउट क्लास कर दिया न्यूजीलैंड ने या भारत बहुत प्रेशर में था, खेल ही नहीं पाया? देखिए, इस तरह की परफॉर्मेंस की आप उम्मीद नहीं रखते थे इंडिया से। आप थोड़ी सी फाइट जो है वो तो एक्सपेक्ट करते थे कि इतना क्रूशियल मैच है और एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन न्यूजीलैंड तो बिल्कुल उनके इरादों पे पानी फेंका और उनको उठने का मौका ही नहीं दिया पूरे मैच में। हालांकि उन्होंने एक कैच भी छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद उनकी स्पिरिट्स बहुत हाई थी। और मैं ये समझता हूँ कि इतनी आइडियल पिच इंडिया के लिए थी दुबई स्टेडियम में कि उनको इससे बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। लेकिन हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड कि उन्होंने पूरे मैच में अपना जो कंट्रोल है उसको जाने नहीं दिया और बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान ने 10 विकेटों से शिकस्त दी, आप उससे कह सकते हैं कि थोड़ी सी नीचे थी न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस, लेकिन उन्होंने भी एम्बैरेस किया इंडिया की टीम को। बिल्कुल ऐसी है। विराट कोहली साहब ने भी आके कह दिया था कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे और हम प्रेशर से निकल ही नहीं पाए। खैर, अगर हम पाकिस्तान के मैच की बात करें, अगला पाकिस्तान का मैच जो है वो नामीबिया से है, कमज़ोर हरीफ समझा जा रहा है उसको। तो एक तो उसको अब ये बताइएगा कि कमज़ोर हरीफ समझना भी चाहिए या नहीं समझना चाहिए, और सेकेंडली हमें कौन से प्लेयर्स को रेस्ट देना होगा इस मैच में? देखिए, किसी को कमजोर हरीफ बिल्कुल नहीं समझना चाहिए और इस तरह की टीमें अगर इनको कंडीशंस स्पेशली पिच इनकी मर्जी के मुताबिक मिल जाए तो ये टीमें जो है वो आपको मुसीबत में तो डाल सकती हैं। इनकी बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है, इनके पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, लेग स्पिनर बहुत अच्छा, ऑफ स्पिनर अच्छा है। आप देखिए कि कल इवन अफगानिस्तान की टीम को इन्होंने जो है कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन आखिरी 4 ओवर्स में मैच इनसे दूर चला गया। हमें इजी नहीं लेना चाहिए। और जहां तक चेंजेस की बात है, देखिए अगर आपने एक आधी चेंज करनी है तो उसको कर ले। सिर्फ देखें कि बेंच के ऊपर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। एक बैट्समैन आप चेंज कर सकते हैं या एक बॉलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी मैच में। इससे अगला मैच जो होगा आपने दोबारा से अपनी फुल स्ट्रेंथ पे जाना है ताकि आपको ड्रेस रिहर्सल मिल जाए सेमीफाइनल जैसे इंपॉर्टेंट मैच के लिए। सो जो भी आपने करना है, जो भी आपका माइंडसेट है कि हो सकता है कि हमें इस प्लेयर की जरूरत हो सेमीफाइनल में, उसको ट्राई आउट कर सकते हैं अगले मैच में। उसके अगले मैच में आपको वापस जो है मेन टीम के साथ जाना होगा। बिल्कुल ठीक है। आमिर भाई, अगर हम बात कर लें, अगले 2 मैचेस हैं, आप ड्रेस रिहर्सल की भी बात कर रहे हैं कि हमें सेमीफाइनल के लिए भी थोड़ी सी पता लग जाएगा, लेकिन क्या अगले दोनों मैच ही हमें पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उस तरह से तगड़ी टीम्स नहीं है, हमें थोड़ी आदत भी हो जाएगी और दोनों मैच खेले होंगे तो कंडीशंस का भी पता लग जाएगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अगर मिल जाए हमने देखें अभी तक जो है हम लोगों ने जो है वो मेरा ख्याल है दूसरी बारी में अभी बॉल नहीं की है, तो हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। हालांकि अभी इतनी ज्यादा औस नहीं पड़ रही। पिछले कुछ मैचेस आप देखें
तो सेकंड बॉलिंग जो टीम कर रही थी उसकी को इतनी ज्यादा ऑस की वजह से मुश्किलात नहीं हुई, लेकिन फिर भी अगर आपको ये करना पड़ जाए तो आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। दोनों मैचेस में नहीं, अगर एक में भी कर लें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपको करने की क्या जरूरत है। अच्छा आमिर सुहेल साहब, अगर हम बॉलिंग के शोबे की तरफ आएँ, थोड़ा अगर हम देखें, धानी है, उस्मान कादिर है, मोहम्मद वसीम है, ये भी जो ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि अपनी आप कह लें कि परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बेताब है। आप नहीं समझते कि 2 मैचेस में इनको भी मौका देना चाहिए इनमें से किसी को? देखिए, धानी और उस्मान कादिर तो टीम में नहीं आ सकते, वो ट्रेवलिंग स्टैंड बाइज हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है तो फिर इनको मौका मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। हाँ, आप वसीम को ट्राई कर सकते हैं, वसीम को ट्राई करके देख सकते हैं कि वो किस तरह, लेकिन अगर आपने वसीम को ट्राई करना है तो फिर आपने उसको इस तरह ट्राई करना है कि 2 मैचेस में आप उसको जो है मौका दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों टीमें जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग जो ओपोनेंट्स नहीं है, और इसमें आपको जो है वो गेज करना जो है इतना आसान नहीं होगा कि ये किस तरह। हाँ, आप एक चीज कर सकते हैं, वो ये है कि ऐसी सिचुएशन में बॉलिंग करवाएं जब बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आया हो, तब जाके आप गेज कर सकेंगे कि आप टीम जो है रेडी है टू प्ले अ बिग मैच। ठीक है आमिर भाई, अब जिस तरह से पॉइंट्स टेबल है नजर यही आ रहा है कि हम टॉप कर रहे होंगे। दूसरी तरफ से आपको दूसरे नंबर की टीम कौन सी लग रही है? क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप कि शायद पाकिस्तान का मुकाबला इससे पड़ेगा? वो ऑस्ट्रेलिया हो सकती है, साउथ अफ्रीका हो सकती है, आपका क्या अंदाजा है? मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका बेटर इक्विप्ड है टू रीच द सेमीफाइनल। उसकी वजह यह है कि कल जो लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने खेला वो तो मेरी बिल्कुल समझ से बाहर था। ठीक है कि जो पिच बनाई गई थी वो इंग्लिश टीम को फेवर कर रही थी। आप देखें, दुबई स्टेडियम में 3 पिचेस बनी हैं लगातार। एक पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल डेड बनाई, दूसरी पिच उन्होंने घास वाली बना दी जो इंग्लैंड को फेवर कर रही थी, और कल वाली पिच जो थी वो आइडियल थी इंडिया के लिए। इतना गेंद फंस रहा था, बल्ले के ऊपर नहीं आ रहा था कि न्यूजीलैंड जो है बिल्कुल ही फेल हो जाए, लेकिन न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा हैंडल किया। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उन्होंने पिच ही नहीं रीड की, उन्होंने घास वाली विकेट के ऊपर एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल के अपना बैट्समैन जो है उसको ड्रॉप कर दिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त कंफ्यूज है ये टीम। हालांकि हम इस टीम में बहुत बड़े हैं और ये अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि ये इनका फ्रेम ऑफ माइंड या इनका जो फोकस है वो वर्ल्ड कप पे नहीं है। ऑन दी अदर हैंड साउथ अफ्रीका जो है वो आहिस्ता मोमेंटम गेन कर रहा है। उनका ओपनर चलना शुरू हो जाए डीप टॉप, तो मैं समझता हूँ कि ये टीम जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल ठीक है, साउथ अफ्रीका की टीम बहुत खतरनाक हो सकती है। आमिर सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से अब बात कर रहे थे, तो भारत के लिए मुश्किलात हैं। पाकिस्तान कल का मैच जीत के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई इंशाल्लाह कर जाएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।